गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप हमारी जो इनिशिएटिव है, जो हमने नया पहल शुरू किया है कि आपको इंडियन एक्सप्रेस यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो आपकी यूपीएससी और आरएस के रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनका हम एनालिसिस करते हैं। कुछ स्टैटिक पोर्शन, जो डिटेल में स्टैटिक पोर्शन है उनको भी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बैकग्राउंड को भी बताते हैं, और इसके साथ में जो भी हम करंट अफेयर्स हैं, कुछ रिलेटेड जो न्यूज़ है जनवरी से अप्रैल की, उनको भी साथ में ऐड ऑन कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। हम जो एक दिन पीछे का एनालिसिस करते हैं ये आपको पता ही है बेसिकली। तो हम 18 जो मई का है आपका न्यूज़पेपर, उसका एनालिसिस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं, जैसे अभी जो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसको लेके काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो अपोजिशन लीडर्स हैं, अभी राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि वहाँ पे जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लेने हैं, भारत सरकार का स्टैंड वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और लेवरेज को लेके, यानी कि रणनीतिक रूप से बढ़त बनाना है ताकि हम हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, राष्ट्र के हित है, उन सबको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी सीरीज में हम अभी देखते हैं। थोड़ा लेट है हम, तो आप सब जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आपको वेट किया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग राम जी, आप आइए, मतलब जुड़िए हमारे वीडियो से ऑनलाइन। थोड़े लेट हैं उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो हमारा जो पहला है, अभी जैसे आप सबको पता है कि हमारे पीएम सर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अभी 5 देशों की, प्राइम मिनिस्टर मोदी सर हैं, वो 5 देशों की फॉरेन विजिट पे गए हैं, विदेश यात्रा पे गए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के ये होते हैं कि सर थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन किया करो। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी और जो आरएएस या आईएएस की आप प्रिपरेशन करते हैं, इसमें बहुत सारे जो ऑफिशियल ऑर्डर्स होते हैं। हाँ, काना प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जो न्यूज़ होती हैं आपको, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें आपकी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती हैं, करंट अफेयर्स हो कोई भी, वो इन्हीं न्यूज़पेपर में से आता है। तो हम इसको साथ में इसलिए पढ़ते हैं, और आपको इंग्लिश टर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर कल को आप आईएएस या आईपीएस या आरएएस राजस्थान बनते हैं, आरपीएस बनते हैं, तो आपका जो मेजर पोर्शन है, यानी गवर्नमेंट के और सरकार के जो भी आदेश होंगे, ऑर्डर्स होंगे, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होंगे, हाँ हेलो मोनिका जी, जो भी जजमेंट्स होंगे वो सब इंग्लिश में आएंगे। पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो, यानी भारत सरकार या सरकार, राज्य की सरकार के जो भी ये सरकार जिसको आप आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर या सीएम समझते हैं, उनके ऑर्डर्स को, वो जो भी आदेश देते हैं उनके ऑर्डर्स को आपको पालन करना होता है। और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी एडवाइस देनी पड़ती है लॉ फॉर्म करने के लिए, कानून बनाने के लिए, कि किस तरह का कानून बनेगा। रूल्स, कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं कि कौन से, किस तरह से किसी कानून का पालन किया जाएगा। तो इन सब के लिए आपका इंग्लिश, हाँ गुड मॉर्निंग तोशेंद्र जी, तो उन सब के लिए आपको क्या करना होता है, इंग्लिश के ऊपर अपना थोड़ा फोकस करना है। और इंग्लिश में जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपका काफ़ी अच्छा है। यूपीएससी और आरपीएससी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो भी एग्जाम्स है उनको आपको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पीएम सर 15 से 20 या आपके इनकी विजिट्स का है, 15 से 20 मई के बीच में फॉरेन विजिट भी रहेंगे। 15 का आपको ये यूएई गए थे, जहां से हमने इन्वेस्टमेंट, जो हमारी की वहां की कंपनियां हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियां हैं, हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, मेमोरेंडम फाइल किए हैं कि वो भारत में आके इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि पैसा यहाँ पे लगाएंगे, जिससे भारत में क्या होगा, प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ेगा। उसके अलावा उत्पादन बढ़ने से आपके रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ने से अपनी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। इसके बाद में यूएई के बाद में वो नीदरलैंड पहुंचे, द नीदरलैंड, और आज 19 और 20 को फिर ये स्वीडन भी गए पीएम सर, और आज 19 और 20 को ये नॉर्वे में प्रेजेंट रहेंगे, और लास्ट में 20 को ये जाएंगे इटली, ठीक है। तो आप सबको जो अभी रिसेंटली इसके जो भी फाइनल आउटकम आएंगे, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत सरकार है, गुड मॉर्निंग सरू भाटी जी, तो जो भारत सरकार, आप भी देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री सर अभी विदेश 5 देशों की यात्रा पे गए, फॉरेन कंट्रीज हैं। तो आपको यूएई पहले, सबसे पहले गए, वहां पे हमने वहां की कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वो भारत में अपना पैसा लगाएंगी, जिससे यहाँ उत्पादन होगा और उससे जॉब क्रिएशन होगा।
फिर नीदरलैंड गए तो नीदरलैंड से हमने, जैसा कि हमने पहले बताया था कि नीदरलैंड और जो नीदरलैंड, स्वीडन, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हो गया, ये मैरीन जो होती है, समुद्र जो तकनीकी होती है, मैरीन इकोसिस्टम होता है, मैरीन टेक्नोलॉजी, यानी समुद्र के फील्ड में कोई भी रिसर्च करना, कोई भी फंक्शन करना हो, उनमें काफ़ी एडवांस है। स्वीडन डिफेंस के टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, डिफेंस मतलब इक्विपमेंट बनाने, जैसे मिसाइल हो गया, ड्रोन बनाने, इन सब में काफ़ी एडवांस है। नॉर्वे आपके जो ब्लू इकोनॉमी, यानी जो नेचुरल समुद्र है या पानी से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, जिससे रेवेन्यू अर्न कर सके, यानी पैसा कमा सके, वो आपके ये ब्लू इकोनॉमी में नॉर्वे का है। और इंडिया यहाँ पे जो थर्ड नॉर्डिक समिट, यानी समिट का मीन्स होता है कि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा सम्मेलन जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के शीर्ष लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप होती है, वो मिलते हैं, तो उसको समिट बोलते हैं। जहां पे टॉप लीडरशिप, जैसे जनरली माउंटेन में अपन बोलते हैं कि समिट ऑफ दिस हिमालयन माउंटेन। और थर्ड नॉर्डिक यानी कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन हुआ आपका, फिनलैंड हुआ आपका, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड, इन सबको नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। और इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या हो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, आइसलैंड भी नॉर्डिक कंट्रीज में आता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप देखोगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखोगे कि विश्व में सबसे ज्यादा खुशहाल लोग कहाँ रहते हैं, विश्व में जो पत्रकार है उनको सबसे ज्यादा फ्रीडम कहाँ पे मिलता है रिपोर्टिंग करने में, तो इन नॉर्डिक कंट्रीज या स्कैंडिनेवियंस जो नेशंस हैं, स्कैंडिनेविया प्लेट्यू है, जैसे अपने भारत के दक्षिणी भारत में ना प्रायद्वीपीय पठार, वैसे ही पश्चिमी यूरोप में स्कैंडिनेविया है, पठार का नाम है। तो उस पठार के जो ऊपर बेस्ड कंट्रीज हैं उसके अराउंड में, उनको अपन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं और नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं। और भारत जो पीएम सर हैं आज 19 और 20 मई को नॉर्वे में रहेंगे। नॉर्वे की ओस्लो कैपिटल है, आपको पता है, और ओस्लो से आपको पता है कि वर्ल्ड जो नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है वो नॉर्वे से ही दिया जाता है, ओस्लो से, ठीक है। और उसके अलावा बाकी दूसरे जो नोबेल प्राइज होते हैं वो आपके स्वीडन के स्टॉकहोम से दिए जाते, ठीक है। तो जो अब नॉर्डिक का मैंने बता दिया आपका थर्ड समिट, और इंडिया ही ऐसा देश है आफ्टर यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद में इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके जो नॉर्डिक कंट्रीज के साथ समिट लेवल के रिलेशंस हैं, ठीक है। और आते वक्त वो आपके इटली से होकर आएंगे। वो जो वर्ल्ड ऑर्डर्स अभी जो चल रहा, चेंज हो रहा है ग्लोबल पावर्स का, जैसे यूएस और चाइना, अभी उन्हें ट्रेड कोई एग्रीमेंट हुआ है अभी। इसके अलावा वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर है, और जो ट्रम्प सर है, जैसे डेनमार्क वो ग्रीनलैंड के ऊपर बोलते हैं कि ग्रीनलैंड को हमारे साथ मिल जाना चाहिए। कनाडा को बोलते हैं कि कनाडा को यूएसए का 51वां स्टेट बन जाना चाहिए। यूएसए को पता है आपको 50 स्टेट है, जिसमें 48 स्टेट तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका है, जिसको सिंपल वर्ड में आप समझो तो उसके हैं। बाकी जो देश हैं, एक तो अलास्का हवाई स्टेट आपका, और दूसरा एक हवाई है जो प्रशांत महासागर में है। बाकी 2 स्टेट बाहर है, उसकी जो रीजनल टेरिटरी है मेन यूएसए की बाउंड्री, ठीक है। तो आपको इनके जो नीदरलैंड के पीएम सर हैं इनका नाम याद रखना चाहिए। ये जेट जो है पीएम सर, आपको कल अपन देखा था, कल भी बात की थी अपन ने, रॉब जेटिसन है इनका नाम, रॉब जेटन, इनका नाम याद रखना है आपको। ये हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर सर। तो इनके बहुत सारे, जैसे कई सेक्टर्स में अपन ने 16 एमओयू के, आपको जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि नीदरलैंड और भारत के देशों में आपस में सहमति बनी है कि हम इन क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे, जैसे डिफेंस हो गया, मैरीन टेक्नोलॉजी हो गया, और जो मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है समुद्र के बीच में आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, गैस पाइपलाइंस है, इनके फील्ड में हम काम करेंगे। और अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, जिसके शिप्स के थ्रू ऑयल सप्लाई और नेचुरल गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, उन सब को देखते हुए जो मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की डायरेक्शन में अभी विश्व के सभी देशों का आपस में डिस्कशन चल रहा है। और 16 एग्रीमेंट आपको याद रखना है। बेसिकली जो जो एग्रीमेंट हुए हैं, हमने जो नीदरलैंड के साथ हमारे रिलेशन थे उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे लेके गए हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी स्ट्रेटेजिक मतलब हिंदी में रणनीतिक बोलते हैं, आप में से बहुत सारे बोलते हैं सर हिंदी वर्ड भी क्या करो। रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी का मतलब जैसे जनरली आप सोचते हैं किसी भी वो, तो ये आपके वाइटल इंटरेस्ट होते हैं, ऐसी कोई मतलब साझेदारी जिसमें नीदरलैंड और भारत, रणनीतिक साझेदारी का मतलब ऐसे 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच की ऐसी पार्टनरशिप, ऐसा सहयोग आपस में जो उन्हें
उनके वाइटल इंटरेस्ट हैं और मतलब उनके लिए जो सबसे बेहतर हित होते हैं राष्ट्रों के, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और वो आपस में मिलकर उन क्षेत्रों में काम करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मीन्स ये है कि आप कोई देश अपने सर्वाधिक महत्व के मुद्दों को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है ग्लोबल प्रेशर से, ग्लोबल इन्फ्लुएंस से, जैसे यूएस से और जो ग्लोबल पावर्स हैं, चाइना इकोनॉमिक पावर है और काफी ज्यादा असर्टिव है। तो इन ऐसे दबाव में, वैश्विक दबावों में, जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस के ऊपर अपने इजराइल और ईरान के बीच में हमने जो वॉर चल रहा है, तो इस तरह के मुद्दों पे हम अपनी ओपिनियन और हमारे जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हित है उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बताता है। दूसरे देशों को हम किस तरह से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ये सब चीजें आपके स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आ जाती है। और ये रॉब जेटन है, इनके पीएम, नीदरलैंड के पीएम का नाम याद रखना है आपको। और नीदरलैंड की द हेग सिटी है, वहां क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसका भी स्टेप वहां हेडक्वार्टर है। और इसमें देखो, इसके अलावा जो है हमने इसमें कि वाटर के, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में हम पार्टनरशिप इंप्रूव करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी काफी डिस्कशन किया उन्होंने और इसके ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि जो वेस्ट एशिया में जो आपस में जो वेरिंग पार्टीज हैं, जो दोनों पक्ष हैं जो युद्ध से प्रभावित है, उन सबको डायलॉग के द्वारा यानी आपस में बातचीत के द्वारा अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जो सप्लाई है ऑयल और नेचुरल गैस की जो डिस्टर्ब हुई है, रुकी हुई है, बाधित हो गई है, उसको पीसफुली आपको मूव होने देना चाहिए। ग्लोबल फ्लो ऑफ कॉमर्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की है कि वहां से जहाजों को गुजरने की, आने जाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और जो इनमें जो सबसे बड़ा जो अपने जो नीदरलैंड के साथ किया है, उनमें जैसे टाटा है, आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी भारत की कंपनी है, और एक SML जो वहाँ की नीदरलैंड की कंपनी, उन दोनों ने जो धोलेरा में है उसमें सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है आपकी, या जितने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर हो गया, और उसके अलावा जैसे आप AI की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, उन सभी टेक्नोलॉजी में आपकी जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती है उनका यूज होता है। जनरली सेमीकंडक्टर चिप्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी सिस्टम को। सेमीकंडक्टर जनरली आप सब जानते हैं कि जैसे किसी में इलेक्ट्रिक सिटी का फ्लो होता है, उस बेसिस पे विभिन्न जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स में हाई अमाउंट में ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, सेमीकंडक्टर्स में एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट का होता है जिसकी रिक्वायरमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो आपकी आज की टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन सभी में आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन सब का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। और जनरली जो सेमीकंडक्टर नॉर्मल जो मेटल्स है, आप सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स होता है, यानी इनमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है लेकिन कंडक्टर्स के कंपेयर में कम होता है। और एक डिफेंस कोऑपरेशन भी हुआ है जिसमें हम ट्राई सर्विसेज इंटरेक्शन करेंगे। जैसे अलग अलग देश क्या होते हैं, आपस में युद्धाभ्यास करते हैं ना, जैसे भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है, फ्रांस के साथ गरुड़ा होता है एयरफोर्स के साथ, और अमेरिका के साथ जैसे अपन मलाबार करते हैं युद्ध अभ्यास, और मिलन एक्सपीडिशन यानी एक्सरसाइज भी होती है। तो अलग अलग कंट्रीज के, तो इसके साथ हमने किया है कि हम इसके साथ भी करेंगे। और इसके अलावा जो नीदरलैंड ने भारत के ऊपर पिछले साल पाकिस्तान जो पहलगाम अटैक किया था 22 अप्रैल को, उसको भी कंडेम किया है, उसको गलत बताया है, निंदा की है, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में अपना सहयोग भारत के पक्ष में दिया है। इसके अलावा जो हाँ, नॉर्वे के बारे में आपको थोड़ा स्पेशल में ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर PM सर जो मोदी जी, उनकी पहली, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने उनकी पहली यात्रा है, और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की आफ्टर 43 ईयर्स 43 साल के बाद में होने वाली पहली विदेश यात्रा है नॉर्वे की। अब अभी आपने जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ा होगा पहले, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट ने इसके जो रूल्स हैं उसको चेंज किया है। और जल जीवन मिशन क्या है, जो भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसके माध्यम से भारत सरकार ने इनिशियल लेवल पे 2022 का टारगेट रखा था कि हम प्रत्येक घर में हर घर जल है, यानी कि जो टैप वाटर यानी कि सप्लाई के पानी को हम इंश्योर करेंगे कि भारत के प्रत्येक हाउस होल्ड, जो भी प्रत्येक परिवार है, वहां तक हम नल से सप्लाई कर सके। क्योंकि भारत में वाटर बोर्न डिजीज बहुत होती है, यानी जो
पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक में यूज़ करते हैं, पीने में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड हो गया आपका, डायरिया हो गया। और छोटे बच्चों के डायरिया, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो ड्रिंकेबल वाटर जैसे आप तो आरओ का पानी पीते हैं आजकल सब, तो वो सब कंज्यूम नहीं कर पाते, यानी उनको सब अवेलेबल नहीं होता। तो भारत सरकार ने फ्लैगशिप योजना बनाई थी कि हम सभी लोगों को, जो लगभग पर डे पर पर्सन के लिए हम 55 लीटर पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाएंगे। 55 लीटर पानी पर डे पर पर्सन के लिए हम सप्लाई करेंगे। और जिसमें, क्योंकि पानी में बहुत सारी जो मिनरल डेफिसिट बीमारियां भी होती है, उनके लिए हम एडिशनल मिनरल भी ऐड करेंगे इसमें, ताकि जो पानी की वजह से होने वाली बीमारियों पे जो सरकार का खर्च होता है, बजट एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या हो सके, कम हो सके। और जो ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी, मानव का जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, वो बीमारियों से दूर रहेगा, तो वो अपनी पोटेंशियल या अपनी कैपेसिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा, जो देश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप सबको पता है कि भारत में जो है आज की यूथ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कंपेयर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, जो मतलब वर्केबल पॉपुलेशन में है। तो इसमें ये, अब इसमें जो फंड था, पहले क्या था कि जैसे कोई बजट एस्टिमेट किया कि हाँ इतना खर्चा आएगा, प्रोजेक्ट बिल्डर यानी इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट को पूरा कौन करेगा, उसके लिए बोली लगती है। जनरली सरकार क्या करती है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में सारे काम करते हैं, तो उसलिए वो क्या करते हैं, टेंडर इशू करते हैं, जिसको आप आसान भाषा में निविदा बोलते हैं। बोली लगती है, वो जो सबसे ज़्यादा यानी इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव बोली लगाता है, सरकार उसको टेंडर देती है, क्योंकि बाद में उसका पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है लोगों को। तो इसमें क्या था कि पहले जैसे सरकार ने जो भी एस्टिमेट किया, तो उससे ज़्यादा पेमेंट होने के बहुत सारे लूप होल थे, तो पेमेंट ज़्यादा हो जाता था। अभी जैसे राजस्थान के केस में आप देखेंगे तो कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी जी को एसीबी ने गिरफ्तार किया था थोड़े दिनों पहले, रिसेंटली। ये जल जीवन मिशन में उन्होंने करप्शन किया, घोटाला किया, उसके लिए ही। तो जो सेंट्रल फंड है, आप जल जीवन मिशन, हाँ गुड मॉर्निंग अंजलि जी, आप काफी लेट हो आज। तो जो सेंट्रल फंड होते हैं, यानी सरकार जो पैसा देती है, केंद्र सरकार सेंटर सेक्टर स्कीम है, तो उनको जो पैसा देती है राज्यों को कि आप इसके लिए करो, इतना पैसा हम दे रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अगर उससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया, उससे ज़्यादा खर्चा होता है, तो स्टेट क्या है, जो भी राज्य होते हैं वो अपने आप करेंगे खर्च, जनरल ये होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई एक्सपेंडिचर हो गया आपका, व्हीकल के लिए हो गया, कोई स्टेशनरी ऑफिस के लिए कुछ परचेज किया, तो उसका एक्सपेंडिचर भी आप जल जीवन मिशन में से उधर ऐड कर लेते थे, जिससे जो जल जीवन मिशन है उसके लिए जो पेमेंट, जो फंड हो रहा है, उसकी शॉर्टेज हो रही थी। तो इन सबको कंसर्न करने के लिए भारत ने अभी एक नई टर्म यूज की है, टेंडर प्रीमियम। तो मतलब जो भी टेंडर प्रीमियम है, टेंडर निविदा होता है, निविदा प्रीमियम, जनरल प्रीमियम आप मान लो एडिशनल अमाउंट है। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये रेफर करता है कि एडिशनल अमाउंट बाय ए प्रोजेक्ट बिडर, कोई भी जो प्रोजेक्ट, यानी सरकार जो टेंडर दे रही है किसी काम को करने के लिए किसी भी पर्सन को, तो जो उस प्रोजेक्ट को यानी उस काम को पूरा करने वाला आदमी है, वो आदमी जो भी गवर्नमेंट की, सरकार के अनुमान से ज्यादा जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, वो खुद ही उसको बियर करेगा, यानी वो खुद ही वहन करेगा। गुड मॉर्निंग पल्लवी जी, लेट हो काफी, वैसे हम भी लेट हैं। तो ये इसमें क्या है, और ये जो ओरिजिनल रूल थे 2019 के ड्राफ्ट में तो था ये, लेकिन बाद में 2022 सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया, उस टाइम पे इसको ड्रॉप कर दिया कि टेंडर प्रीमियम का हम नहीं रखेंगे, ताकि लोग ज़्यादा, वो क्या है कि ये डिस्करेज करेगा उनको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अब जो गवर्नमेंट फेस कर रही है जल जीवन मिशन में, जैसे बहुत सारे, तो इसमें टेंडर प्रीमियम में कुछ लिस्ट कर दिया था। अब आपको ये इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो कौन से, एक लिस्ट जारी की है भारत सरकार ने, और ये जो इसका नया 2028 तक कर दिया जल जीवन मिशन को अभी इम्प्लीमेंटिंग। जनरली क्या था कि सेंटर ने इसके लिए 1.51 करोड़ 2.08 लाख करोड़ शेयर में से फर्स्ट फेज था इसका, 2019 से 24 के बीच में चला था। यह आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन का पहला जो फेज था, पहला चरण था 2019 से 2024, और अब 2028 तक है इसका। और जो एडिशनल फंडिंग थी सरकार ने 1.5 यानी लगभग 1.5 करोड़ ऊपर की थी, इसके शेयर था 2.08 लाख करोड़ का पहले फेज के लिए। अब इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज थे, स्टेट गवर्नमेंट है, एमपी, कलेक्टर, ये सभी क्या है इसमें इन्वॉल्व हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ लिस्ट में ऐड कर दिए इनएडमिसिबल एक्सपेंसेज, यानी कि जो एक्सपेंसेज कोई प्रोजेक्ट
पूरा जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, अगर वो करता है तो ये एक्सपेंडिचर का जो गवर्नमेंट पे नहीं करेगी उसको। तो इसमें कुछ लिस्ट हैं, कौन कौन सी हैं। इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस में आपके जो मेंस के आंसर राइटिंग के, जब आप मेंस का लिखोगे उसमें देखना है, तो एक तो परचेज ऑफ लैंड, व्हीकल को खरीदा आपने, जमीन खरीदा, पेमेंट किया आपने केंद्रीय जो भी है सरचार्ज, कंस्ट्रक्शन किया, रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन निर्माण, रिनोवेशन किसी को उसमें रिपेयर करना, बिल्डिंग, ऑफिस और कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट हाउस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कुछ ही बनाते हैं आपके। और इसमें एक टेंडर प्रीमियम भी दिया है। इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर हैं, यानी इनका पेमेंट सरकार नहीं करेगी, तो इसमें सरकार ने टेंडर प्रीमियम्स को भी ऐड किया। और टेंडर प्रीमियम मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में सरकार के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि जैसे मान लो कि जल जीवन मिशन का मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये खर्च होंगे। अब 10,000 का गवर्नमेंट जो भी बिल्डर प्रोजेक्ट जो डेवलप करेगा, कोई भी निजी व्यक्ति या कोई भी संस्था, तो उसको गवर्नमेंट को उसको 100 रुपये पेमेंट करना पड़े। पर इन केस में अगर जैसे मान लो कि प्रोजेक्ट बिल्डर बोले कि हाँ इसमें 120 रुपये परचेज हुए, तो जो एक्स्ट्रा 20% हुआ है वो टेंडर प्रीमियम की कैटेगरी में आता है कि आपने जो टेंडर में बोली लगाई थी उससे ज़्यादा हुआ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के एस्टिमेट से, तो उसका पेमेंट पहले गवर्नमेंट कर देती थी, जिससे अब लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कर दिया कि जो ये टेंडर प्रीमियम होगा, आपने जो टेंडर की बोली लगाई उसके अलावा जो भी खर्चा हो रहा है वो सरकार इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर में सरकार वहन नहीं करेगी, वो खुद को ही वहन करना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। और इसमें जो डाइवर्जन ऑफ जल जीवन मिशन है फंड्स टू स्टेट स्कीम्स, यानी कि कभी क्या करते हैं, कोई राज्य जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने जितना, यानी केंद्र सरकार ने जितना भी अलॉटमेंट किया है उस अलॉटमेंट को वो क्या करते हैं अपनी दूसरी योजनाओं की ओर डाइवर्ट कर देते हैं, फंड को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि स्टेट्स के पास उनके रेवेन्यू के रिसोर्सेज काफी कम होते हैं। आपको जैसे पता है कि स्टेट ज्यादातर केंद्र सरकार के जो फाइनेंशियल कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, उसकी रिकमेंडेशन के बाद उनको जो करों में हिस्सा मिलता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके ये चेंज किया है तो इसका बेटर इम्पैक्ट होगा और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा आपको। और रुपीज स्टेट्स एट 100 to $1, यानी कि अभी आपको पता है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उनके जो प्राइसेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, ब्रेंट क्रूड के लगभग $125 पर बैरल के अराउंड हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको इंपोर्ट के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। इन्हीं ज़्यादा, यानी कि हम जैसे तेल और परचेज जैसे पहले $80 के अराउंड था पर बैरल, अब $125 कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको हायर अमाउंट में इंपोर्ट बिल आपका ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपये के कंपेयर में, तो डॉलर के कंपेयर में रुपये की जो एक्सचेंज रेट है इंडियन करेंसी की बात करें वो लगभग 96 के अबव हो गई थी कल, 96.32 पैसा। और अब जिस हिसाब से ये वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसको देखते हुए और वर्ल्ड लेवल पे जो सिनेरियो चेंज हो रहा है ग्लोबल पावर शेयर का, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 100 के भी पार कर सकता है। ये चिंताजनक है, भारत सरकार इसको कंसर्न कर रही है। अभी रिसेंटली जैसे जो आपका CIIA सेंट्रल कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उसके सम्मेलन में हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं उन्होंने बोला कि भारत सरकार नज़र बना रखी है इसके ऊपर, हाँ, और हम जल्दी ही कोई अच्छा डिसीजन लेंगे, हम रुपए की जो गिर रही एक्सचेंज रेट है उसको और आगे नहीं गिरने देंगे। ये इसी के बारे में है कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट है, आप चालू खाता घाटा हो गया, पूंजी खाता घाटा हो गया, इन सब के बारे में जो गवर्नमेंट का बजट है वो गड़बड़ा रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेके हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो इकोनॉमी का पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ में जो इकोनॉमी की जो टर्म्स रिलेटेड है उन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। और अभी जैसे हमारे PM सर हैं, अभी वो गए हैं नीदरलैंड की जर्नी पे, तो वहाँ के जो PM है रोब जेटी, उन्होंने जो रोब जेटी ने उन्हें एक प्रेस मीट में एक कमेंट किया कि जैसे प्रेस को संबोधित करे, एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जनरली, जैसे हिंदुओं के कंपेयर में देखें तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हो गया, आपकी क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए, तो ये सब क्या है इनके ऊपर, ये उनका कहना है कि जो PM है नीदरलैंड के
रोब जेटन का, कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं किया जाता, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उनकी सिक्योरिटी को लेके उनके कंसर्न है। भारत में चिंताजनक स्थिति, ऐसा बोला। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम है, यानी पत्रकारों को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है फेयर एंड फ्री जो ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करने के लिए। तो इन सब के बारे में उन्होंने कमेंट किया, जिसके रिस्पॉन्स में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत का विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि ये हम इस जो स्टेटमेंट है इनको रिजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं, भारत में भी अभी आप देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ कमीज दुनिया के और माइनॉरिटीज़ कमीज के जो कम्युनिटीज़ है उनसे काफ़ी बेटर पोजीशन में है। यहाँ पे सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पावर ट्रांसमिशन है वो भी स्मूथ हुआ। अभी इलेक्शंस का इनमें हवाला दिया है। तो जो प्रेस फ्रीडम है इंडेक्स, इसके बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो पहले बनाया था, डिटेल बनाया था। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि ये यूपीएससी आरपीसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। आप हमारे वीडियो देख सकते हैं शॉर्ट एक दूसरे चैनल पे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बता रखा है। फिर भी बता देते हैं, प्रेस फ्रीडम मैंने पहले भी बताया कि बेसिकली जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल। गोपी किशन हेलो, तो वो क्या करती है, ये 5 बेसिस होते हैं कि भारत जो कोई पर्टिकुलर पत्रकार है उसको किसी 180 देशों का तैयार करती है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 5 ग्राउंड है कि 5 आधार है इसके, जैसे एक लीगल आधार है आपका, इसके अलावा आपका एक सोशल सिक्योरिटी हो गया, आपका एक सिक्योरिटी हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल है आपका और इकोनॉमिक है। ये 5 ग्राउंड है जिनके बेसिस पे आपका ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, विश्व के 180 देशों का जारी करता है। अभी जो 2026 का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, इसमें इस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी चिंताजनक स्थिति को एक्सप्रेस किया है। उसमें बताया कि विश्व के ज़्यादातर देशों में, यानी लगभग विश्व की 50% से ज़्यादा आबादी में जो पत्रकार है उनके लिए पत्रकारिता करना खतरे से बना हुआ है। उसमें जुडिशियल हैरेसमेंट, इंडिया के रेफरेंस में उन्होंने न्यायिक उत्पीड़न भी बताया कि बहुत से बार सरकार, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हुआ, इसके अलावा यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो एक्ट है 2019 में अमेंडमेंट, उसके तहत उनको कस्टडी में ले लेती है, उनकी रिपोर्टिंग को बाधित करती है। और आरटीआई एक्ट में भी अभी अमेंडमेंट का चल रहा है, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसमें एक प्रोविज़न है कि वो इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल हो है उसको साइट करके आरटीआई दायरे से बाहर लाया गया है, तो रिपोर्टर्स हैं उनका एक्सेस न्यूज़ की कंपेयर में कम हो गया है। तो ऐसी जो स्थिति है चिंताजनक, इन सभी स्थितियों को उस रिपोर्ट में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में एक्सप्लेन करते हुए भारत की रैंकिंग पिछली बार 151 थी, इससे गिर के 157वीं हो गई है 180 देशों में से। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये हम सबसे बेटर, मालदीव, हम सबसे बेटर इस कंडीशन में है पत्रकारिता के लेवल पे। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हालांकि ये हमारे लिए अभी प्राउड का एक मैटर भी रहा है कि जो पुलित्जर अवार्ड हैं 2026 के, उसमें 2 भारतीय पत्रकार सुपर्णा शर्मा और आनंद आरके जी को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री सीरीज में ट्रैप सीरीज के लिए पत्रकारिता का पुरस्कार मिला है। और उन्होंने क्या किया, सोशल अवेयरनेस क्रिएट की है लोगों के बीच में साइबर फ्रॉड और डिजिटल धोखाधड़ी को लेके। डिजिटल धोखाधड़ी को आप, या साइबर फ्रॉड को, या डिजिटल अरेस्ट है, आपने जनरली सुना, न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है। इसमें जैसे मान लो कि आपके पास कोई वीडियो कॉल करता है, बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपने ये गलत काम किया है, ये किया है, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, आपको थाने में आना पड़ेगा। फिर आप थोड़े घबराओगे तो वो आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के ये बोलेगा कि अब मामला, क्योंकि जनरली हम सब हिंदुस्तानी की आदत होती है कि मामला ले दे के निपटा लो भाई, तो हम उसको प्रपोजल देते हैं, फिर कुछ एग्रीमेंट, तो हमसे पैसे लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ऊपर काफ़ी कंसर्न है कि भाई डिजिटल अरेस्ट को लेके, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी डिजिटल फ्रॉड ने अपनी बातों में फंसा लिया था, इसलिए। ठीक है, तो ये, लेकिन भारत सरकार ने इनको जो आरोप हैं, पीएम जो नीदरलैंड के पीएम है रोब जेटन के, उनके आरोपों को रिजेक्ट कर दिया है कि आप गलत है। ऐसा नहीं है कि भारत में भी जो मुस्लिम सभी धर्मों के लोग हैं पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। द चैलेंज फॉर इंडियाज रिन्यूएबल सर्च स्टोरेज। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी जो एनर्जी की नीड है, यानी विद्युत, जो एनर्जी का मतलब कोई भी सोर्स, जो एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, आप जैसे नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी क्रिएट करते हो, और
जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज जो नॉन फॉसिल्स में आपके जैसे सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ठीक है, यानी सूर्य से आप ऊर्जा उत्पादन, आप सभी जैसे अपन बीकानेर के आसपास आप देखोगे कि सोलर प्लेट्स लगभग सभी घरों में लगी हुई है, जो उनके लाइटनिंग में और जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, छोटी मोटी मशीनें उनको चलाने में यूज होता है। इसके अलावा बाहर आप देखोगे डेजर्ट रीजन में, मरुस्थल के एरिया में, तो वहां पे आपके बड़ी बड़ी सोलर प्लांट्स मिले हुए हैं, जैसलमेर में, बीकानेर में, इधर जोधपुर में। हालांकि इनको लेके एक एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी रहा है कि पर्यावरण को लेके चिंताजनक मुद्दे भी रहे हैं कि राजस्थान में जो आप सोलर प्लांट लगा रहे हो, यानी सूर्य की ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जो संयंत्र आपने लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं, उसकी वजह से आप खेजड़ी है उसको काफी मात्रा में काटा जा रहा है। कुछ जो जागरूक लोग हैं उन्हें खेजड़ी बचाओ आंदोलन भी शुरू कर रखा है, कैंपेन भी, ठीक है, वो अलग कंसर्न है उसका। तो उसने फिर राजस्थान सरकार ने बोला कि खेजड़ी को नहीं काटा जाएगा, लेकिन इन्फोर्समेंट उसका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, सर्विलेंस नहीं हो पा रहा। सर्विलेंस का मतलब निगरानी नहीं हो पा रही, मॉनिटरिंग भी निगरानी के जैसा होता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी को लेके कि हम जो अपनी जो रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि ऐसे पदार्थों से, ऐसे संसाधनों से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं जो प्रकृति में रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, नहीं उनकी कभी कमी नहीं होगी। सूर्य से कभी ऊर्जा की कमी नहीं होगी, हवा चलेगी जब तक अर्थ है तब तक, ठीक है, विंड, वाटर की अवेलेबिलिटी भी रहेगी क्योंकि वाटर साइकिल आपका रेगुलेट होता रहता है नेचुरली। तो उनसे हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लगभग 50% से मोर देन 52% है जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे मान लो हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी या क्रिएट कर रहे हैं 100 मेगावाट की, 100 गीगावाट मान लिया, उसमें से अपन लगभग 52 गीगावाट हम किससे जनरेट करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत, जैसे आपका सन हो गया, मतलब विंड होगी, वाटर होगी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे आपकी समर टाइम होता है, समर टाइम में क्या होता है कि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है एनर्जी की, जबकि विंटर टाइम में क्या होती है, आपकी डिमांड कम होती है। तो इसकी जो डिमांड और सप्लाई का ये गैप होता है, तो विंटर टाइम में हमारे पास हायर अमाउंट में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसको स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारे पास अगर एक्स्ट्रा जो विंटर पीरियड में या जिस टाइम पे एनर्जी पावर की रिक्वायरमेंट कम होती, उस टाइम पे हमारे पास अगर स्टोर करने की कैपेसिटी हो, तो जो समर में पावर कट होता है, आप देखते हैं घरों में सबके लाइट ट्रिप होती है, बिजली जाती है, तो गर्मियों में आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए भारत को अपनी जो रिन्यूएबल सोर्सेज से जो हम विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसको स्टोर करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि जब पीक टाइम हो सप्लाई डिमांड का, उस टाइम पे हमारे पास पावर कट जैसी कोई समस्या ना आए और हम कंटिन्यूसली बिना बाधा के हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके, जिससे इंडस्ट्रीज भी बंद ना हो। कभी कभी इंडस्ट्रीज में पावर कट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसने ये डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में भी, स्टोरिंग पावर कैसे कैसे करते हैं। तो इसमें दो मेथड हैं बेसिकली, जो आपको बहुत सारे मेथड है, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर देशों में जो विद्युत उत्पादन जो हायर अमाउंट में जो एक्स्ट्रा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसको स्टोर करने के दो मेथड यूज होता है। एक दो पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज है और एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज, दो मेथड। इसके अलावा और भी मेथड है जिसके बारे में अपन देखेंगे बाद में। तो ये जो स्टोरेज है कि यानी विद्युत ऊर्जा, जैसे आप सेल जानते हैं, आप जनरली बैटरी जानते हो, तो सेल में क्या होता है कि आपकी जो विद्युत ऊर्जा होती है, केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स के रूप में स्टोर होती है एनर्जी, और जो आपको जब नीड होती है तो वो केमिकल्स उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर। जैसे आप टॉर्च सबने देखते हैं, तो टॉर्च में आप सेल डालते हो, तो सेल में केमिकल्स होते हैं कुछ, वो आपस में एक्शन करके रिएक्शन होती है उनके बीच में, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसको हम लंबे पीरियड के लिए स्टोर रख सकते हैं। तो ऐसा ही जो लिथियम आयन बैटरी आजकल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोर्स हो रहा है कि जो हमें जो है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और क्लाइमेट चेंज जो ये अभी ऑयल और नेचुरल गैस इनके ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कम हो, निर्भरता, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर मूव होना चाहिए। हम इथेनॉल भी ऐड कर रहे हैं पेट्रोल में, अभी इथेनॉल 20% ऐड कर रहे हैं पेट्रोल में। तो जो आपका हम ये इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी है, तो इसमें एक बैटरी का यूज होता है, लिथियम आयन बैटरी, जो बेसिकली किससे बनती है, लिथियम है उससे बनती है, और लिथियम आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो लिथियम आयन बैटरी में हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस कर ली है रिन्यूएबल सोर्स से, जैसे सोलर से एनर्जी होगी, विंड से प्रोड्यूस हो गई, तो उन सब को हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं केमिकल फॉर्म में, ताकि जरूरत के टाइम पे वो सीधी की सीधी किस में कन्वर्ट हो जाए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। आप सिंपल इसको ऐसे मान सकते हो, आपका इन्वर्टर है, जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है
लिथियम आयन बैटरी का फंक्शन और आपके इन्वर्टर का सिस्टम, जिनके घरों में इन्वर्टर है, तो आप देखते हैं कि जनरली जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, तो इन्वर्टर क्या करता है, चार्ज हो जाता है आपका। और फिर जब कभी बिजली ना आए तो आप इन्वर्टर ऑन कर देते हो, तो क्या होता है, जो इन्वर्टर में आपने इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की चार्ज करके उसको, तो वो उसकी अब सप्लाई कर देता है। तो भारत को भी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनसे जो ज़्यादा अमाउंट में हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमारे पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो दो फैसिलिटी के अपन देखेंगे। पंप हाइड्रो स्टोरेज क्या होता है, जनरली आपने देखे हाइडल पावर प्लांट होते हैं। क्या होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, यानी जिनमें पानी से बिजली बनती है। क्या होता है, ये जैसे डैम है आपका, सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये डैम है आपका। वैसे बड़े बड़े डैम जैसे आपने भाखड़ा नांगल डैम आपने नाम सुना है, अपनी राजस्थान में जैसे माही सागर बांध है आपका, राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है, कोटा बैराज है, उसके अलावा और भी बहुत सारे डैम्स होते हैं, बांध होते हैं, जिनमें एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें पानी क्या होता है आपका स्टोर होता है। जनरली जो डैम्स होते हैं, जो रिवर्स फ्लो होती है, उनके जो उनका बहाव क्षेत्र है उसमें स्थापित किए जाते हैं, पानी को स्टोर करके। मल्टीपर्पज होते हैं ये डैम का यूज, यानी आप एग्रीकल्चर, जैसे नहर निकलती है सब सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, तो उसमें अपन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होता है इसको। और जो पीएम सर ने हमारे, इनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने नए भारत के मंदिर कॉल किया है डैम्स को, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है उनको। तो डैम में क्या होता है आपके, ऐसा होता है एक पाइप होता है जिसको जनरली पैन स्टॉक कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं, पैन स्टॉक कॉल करते हैं। इस पाइप में ऊपर से जो मतलब थोड़ा नीचे होता है, डैम में मैंने काफी ऊपर बना दिया, इसको सिंपली मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं। तो जैसे ये एक पाइप है, इस पाइप के थोड़ा बड़ा पाइप होता है जिससे पानी हायर अमाउंट में आता है, और नीचे एक क्या होती है आपकी टरबाइन जैसी होती है, ऐसी ब्लेड्स होती हैं ऐसी, ठीक है, और इससे कनेक्ट होता है आपका जनरेटर। जो सिंपल आपने देखा है, ये आपका टरबाइन होता है और ये आपका जनरेटर होता है। जनरेटर मतलब पैदा करने वाला। आप शादी ब्याह में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, तो डीजल से चलने वाला जनरेटर होता है ना, वैसे होता है। तो जो ये अपन पानी है, ये पानी जब बहुत तेज हाई स्पीड से आएगा, तो इसके जो पानी की एनर्जी है, जो पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा, क्योंकि ये इतनी हाइट पे है पानी, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर है इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो जब ये आपका पानी बहुत हाई स्पीड से, क्यों ऊंचाई से आ रहा है, तो ग्रेविटेशन की वजह से, और बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, तो इसकी स्पीड काफी हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपके टरबाइन के ऊपर जैसे गिरता है, तो टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाता है। और टरबाइन और आपका जनरेटर है, दोनों एक शाफ्ट के द्वारा, जैसे आप देखते हैं ना गाड़ियों के दो व्हील होते हैं आगे के, वो एक पाइप से कनेक्ट होते हैं, ऐसे शाफ्ट से कनेक्ट रहते हैं। तो इसके घूमने से, टरबाइन के घूमने से आपका जनरेटर भी घूमता है, और उसमें अरेंजमेंट होता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है, विद्युत उत्पादित करता है। तो अब ये जो आपकी इस तरह से होती है हाइडल पावर प्लांट्स में। अब जो हाई अमाउंट में होती है, तो अपन इसको स्टोरेज कैसे करें, तो स्टोरेज के लिए इन्होंने इसमें, जैसे आपकी इसमें एक एग्जांपल है कि जैसे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपके। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई नीचे डैम है, ये जैसे रिवर फ्लो हो रही है, अब ये रिवर फ्लो हो रही है, तो इस पानी को हम किसी पंप करके, यानी आप सब घरों में पानी चढ़ाते हो ऊपर, तो मोटर से आपका पंप चला दो, मोटर चला दो, पानी ऊपर की टंकी में चला जाता है। तो ऐसे ही जो तो नीचे से रिजर्वोयर है, यानी पानी का सोर्स है, वहां से पानी को हम ऊपर लेके स्टोर कर लेंगे पहले से। तो इमरजेंसी में क्या होगा, पहले से ऑलरेडी हमारे पास स्टोर किया हुआ है डैम में, तो जो अब ज्यादा डिमांड होगी उस टाइम पे हम पर हायर अमाउंट में पानी को रिलीज कर देंगे वहां से, तो उसकी वजह से आपकी हायर अमाउंट में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। एक तो ये है। दूसरा बैटरी वाला मैंने लिथियम आयन वाला बता दिया आपको, इसके अलावा और भी मेथड है वो देखेंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि भारत में अभी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। दुनिया के ज्यादातर देशों में जो स्टोरेज किया जाता है एक्स्ट्रा पावर इलेक्ट्रिसिटी, वो एक तो पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज होता है कि जो नीचे का जो पानी का जहाँ पे सोर्स है उसको पंप करके पानी को ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर के रिजर्वोयर में, जैसे डैम में ऊपर ले गए, फिर वहां पे जब अपन को डिमांड होगी तो हायर अमाउंट में पानी अपन रिलीज कर देते हैं। तो भारत में जो कैपेसिटी है कि अभी कितनी है, अभी 7.2 गीगावाट है हमारे पास। जो पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज हो रही है, पानी को स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, वो हमारे 7.2 गीगावाट एनर्जी उत्पादन के बराबर है। और भारत का 2035 से 36 तक कितना प्रोजेक्शन है कि हम लगभग 94 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करने की फैसिलिटी क्रिएट करेंगे पंप्ड हाइड्रो
स्टोरेज मेथड से। दूसरा बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, अभी भारत की इसमें बहुत कम है, 0.27%, जो 0.27 गीगावाट ही, यानी कि 1 गीगावाट से कम, यानी आधे गीगावाट से कम एनर्जी को हम स्टोर कर पाते हैं आज की डेट में, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज है। इसमें लंबे पीरियड लिथियम आयन बैटरीज में आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर रह सकती है केमिकल्स की फॉर्म में, और जब हाई डिमांड टाइम हो, पीक टाइम हो, उस टाइम पे हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। और 7.2 गीगावाट पंप हाइड्रो सिस्टम है, और रिन्यूएबल मैक्स ऑफ ओवर हाफ ऑफ इंडिया पावर कैपेसिटी ने, जो रिन्यूएबल यानी कि अभी मैंने बताया सोलर से या वायु से, आपके पानी से या न्यूक्लियर जो फ्यूजन होते हैं परमाणु रिएक्टर, उनसे जो विद्युत उत्पादन होता है वो हमारी टोटल कैपेसिटी का मैंने बताया अराउंड 52% होता है, और 2036 तक हम इसको 60%, जो भी अभी हमने टारगेट दिए 2035 तक 31 से एनडीसी, उसमें हम इसको 60% करने वाले हैं। इसके अलावा आपके ये मैंने बताया, अब इसमें प्लान और हर्डल्स क्या हैं, ये प्लान को कौन इम्प्लीमेंट करता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है, वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब स्टोरेज साइड ये मैंने बता दिया, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है अभी रिसेंटली। और दूसरे मेथड्स हैं जो स्टोरेज करने के, एनर्जी स्टोरेज मैंने बता दिया, कॉन्सेंट्रेट सोलर थर्मल स्टोरेज सिस्टम। इसमें क्या होते हैं कि मिरर्स का यूज किया जाता है। एक तीसरा मेथड ये कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर थर्मल, जैसे आपने जैसे मिरर से कभी आप लाइट करते हो ना, उस लाइट को किसी स्क्रीन के ऊपर जो रिसीवर है वहां पे उसको स्टोर किया जाता है हीट। इसमें इस टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, कुछ मिरर्स का यूज होता है जो क्या करता है कि सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, किस पर, किसी रिसीवर, जैसे आपने चिल्का पटका है तो जैसे सूरज की ओर अपन मिरर को करते हैं, तो मिरर किसी दीवार पे या स्क्रीन पे ऐसी जगह क्या करता है, उसकी रिफ्लेक्शन होता है, तो वो रिफ्लेक्शन उसकी हीट है, तो हम ऐसी सरफेस के ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करें कि वो उसकी सनलाइट को क्या कर ले, स्टोर कर ले। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगी कि जो सनलाइट रिसीव कर रहा है उसकी वजह से हीट क्रिएट होगी, हीट से अपन क्या करेंगे, पानी को वेपोराइज करेंगे, बॉईल करेंगे, बॉयलर्स का यूज करके, गर्म होगा तो स्टीम बनाएगा, और स्टीम से हम टरबाइन को रोट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एक तीसरा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसमें कंप्रेस्ड एयर का मतलब एयर को प्रेशराइज किया जाता है, उसका आयतन काफी कम कर दिया जाता है। एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेस एयर एंड स्टोर इट इन अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर काफी जो हम अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाएंगे या टैंक हो सकते हैं, उनमें स्टोर करके रख सकते हैं, और इमरजेंसी जब हमको अमाउंट करना हो तो उस कंप्रेस एयर को हम रिलीज करके टरबाइन को मूव करा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है। और आपको पता है गर्मी में नाइट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है अभी, आप सब, क्योंकि हम राजस्थान के बीकानेर में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है, तो आप सब इनसे अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि रात में लाइट चली जाती है, हमको नींद भी नहीं आती जनरली। और एक पंपर हाइड्रो बता दिया, बैटरी बता, एक फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी होता है, ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, जिसमें कोई हैवी वेट है उसको अपन हायर एलिवेशन में काफी ऊंचाई पे ले जाते हैं हैवी वेट को, फिर जब हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो तो उस वेट को हम नीचे ले आते हैं, जिससे ग्रेविटेशनल जो गुरुत्व ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में क्रिएट हो जाती है। ये 4-5 मेथड है, वैसे आपको स्पेशली 2 मेथड का ध्यान रखना है, पंप्ड हाइड्रो वाला और बैटरी स्टोरेज वाला। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्टोरेज फैसिलिटी है चाहे पंप से हो वो चाइना के पास है, चाइना इसमें लीडर है, 66 गीगावाट तो उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है और पावर हाइड्रो में। और जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज है उसमें भी आपका चाइना ही सबसे ज्यादा है। और ठीक है, पूरी दुनिया में 270 गीगावाट स्टोरेज फैसिलिटी है। ये आपको डेटा जब मेंस में आंसर लिखे, इसमें एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है जो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि हम सोलर एनर्जी कैपेसिटी है उसको 174 गीगावाट तक 2035-36 तक हम इतना उसको डेवलप कर सके। और अभी ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, आपने अमिड इमिग्रेशन कर्व्स यूएस स्कीम फॉर ग्रेजुएट्स अंडर स्कैनर, तो जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे भारतीय जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी पास आउट हो या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से पास आउट हो, हाँ सुनीता अग्रवाल जी गुड मॉर्निंग, तो वो क्या करते हैं अपनी हायर स्टडी जैसे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए या पीएचडी करने के लिए वो यूएसए की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, जैसे आपके एमआईटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी है, उन सब में क्या जाते हैं स्टडी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे पीजी कर ली, कुछ पैसे वाले होते हैं वो जनरली बीए प्रोग्राम भी आपका वहीं से करते हैं। तो जनरली वो जहाँ पे कोई टेक्निकल, स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और जो मेडिकल है, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट,
तो इनमें जैसे एमबीए करने के लिए बहुत सारे जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम फेमस है पूरे वर्ल्ड में इंजीनियरिंग के लिए। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं जनरली, वो जैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कोई साइंस में कर रहा है, कोई मैनेजमेंट में कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में कर रहा है, कोई मेडिकल में वहाँ पे अपने एजुकेशन कर रहा है। तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में वो जनरली वहाँ पे 12 महीने तक क्या करते हैं, 12 महीने तक वहाँ पे जॉब करते हैं। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि भाई आपने जो सीखा है वहाँ पे जो स्टडी में, एकेडमिक में, उसको आप इंडस्ट्री या जो डिमांड में है मार्केट में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो, उसके लिए आपको जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है एक तरह से। उसका इंटर्नशिप मान लो, अपने इंडिया में जैसे इंटर्नशिप बोलते हैं, जो एमबीबीएस स्टूडेंट करते हैं उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है 1 साल की। वहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी होती है, उनको बताया जाता है पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, क्या कौन से डिजिट में कैसे डायग्नोसिस करना है, ये सारी प्रोसेस है। तो वो भी वहाँ भी उनको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अथोराइजेशन प्रोग्राम है। अगर आप में से कोई अगर यूएसए में स्टडी कर रहा है तो जनरली वो यूएसए में सेटल होना चाहता हो, वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहता हो, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ये प्रोग्राम है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। इस ट्रेनिंग में वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है और वो देखते हैं, उसको सीखते हैं, एम्प्लॉयमेंट अथोराइजेशन। फिर वहाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको क्या होगा, वहाँ पे वर्क पे रख लिया जाएगा और आपको परमानेंट रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट, ग्रीन कार्ड बोलते हैं, ग्रीन परमिट बोलते हैं, वो भी अलाउ कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड जनरली आसान भाषा में बोले। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद में आप यूएस सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं। तो इसमें जो है इसका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसने ये कंसर्न रहा है कि इसमें जो ज़्यादातर जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं वो फर्जीवाड़े से लेते हैं। जैसे कि जनरली वो ट्रेनिंग लेते ही नहीं, वैसे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कुछ पेपर्स में ही कंपनियां वहीं पे उनकी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो इसकी वजह से हमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के और मैनेजमेंट की फील्ड में जो हाई टैलेंट है उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, और इसमें फ्रॉड को इसने उजागर किया है। और विदाउट, अगर आपने ये ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लिया तो जो भी ग्रेजुएट करते हैं इन यूएस से, जो भी फॉरेनर नेशनल है, उनको वो यूएस से छोड़ना पड़ेगा। और जनरली आपको पता है कि जो स्टेम सेक्टर है, जो हाई टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए H1B वीजा भी देता है इंडिया, जो इसे वाइट कॉलर जॉब भी बोलते हैं। जनरली इंजीनियर और मेडिकल फील्ड के जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो यूएसए में जाते हैं। यूएसए उनको, पूरी दुनिया के लोगों को H1B वीजा अप्लाई करता है, जो वहाँ पे जॉब के लिए या सेटलमेंट होने के लिए वो उनको ग्रांट करता है वीजा। आप आइए हमारी कंट्री में जॉब कीजिए, हम आपको ये फंड, इतना पैसा देंगे, ये फैसिलिटीज देंगे। वो H1 वीजा है, इसकी कॉस्ट लेती है। और H1B वीजा सबसे ज़्यादा जो है भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स ही लेते हैं, सबसे ज़्यादा अप्लाई वही करते हैं, सबसे ज़्यादा उनको ही मिलता है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने ट्रम्प सर को क्रेडिट नहीं दिया उनकी वो रुकवाने का, वो चाहते थे कि हम उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करें, तो वो नहीं किया अपने। तो उन्होंने इंडिया के H1B वीजा है उसकी फीस लगभग 10 गुना बढ़ा, लगभग 80 टाइम्स बढ़ा दी। जो अभी जैसे मान पहले का था 1 लाख के अराउंड था, उसका 80 लाख के अराउंड कर दिया उसके वीजा फीस। तो जो प्रोग्राम है जो आपका ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आप तो ऐसा समझ सकते हो कि अगर किसी यूएस में पढ़े हुए बच्चों को यूएस में काम करना है, रहना है, तो ये ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद में वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और जो H1 वीजा है वो साइंस टेक्नोलॉजी इनकी फील्ड में दिया जाता है। और प्रवासी जैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं यूएस में, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं और वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रीडम्स हैं। तो उन सब को देख के बहुत सारे जो लोग होते हैं यूएसए में सेटल होना चाहते हैं। ये ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है, केस बिफोर हाई कोर्ट हिंजेस ऑन लीगलिटी ऑफ ट्राइबल कंसेंट। अभी आपको पता है कि अभी रिसेंट में जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी अंडमान निकोबार आइलैंड गए थे, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लगभग 1 करोड़ पेड़ों को काट रहे हैं। वहाँ पे जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु पौधे वो पाए जाते हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, अपन पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी जो आदिवासी अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो पुअर हैं, गरीब हैं, ज़्यादातर इलिटरेट हैं और ज़्यादातर जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी से उससे अलग रहते हैं, तो उनके साथ उनके जीवन को हम
खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इन सब कंसर्न को लेके फिर गवर्नमेंट ने उनको रिस्पॉन्स किया कि हम जो भारत सरकार है वो काफ़ी रणनीतिक महत्व का स्ट्रेटेजिक, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उन स्ट्रेटेजी का सिंपल सा मीन्स अभी मैंने आपको बताया आसान भाषा में भी, कोई भी ऐसा एक्ट जिसके थ्रू हम हमारे राष्ट्रीय हित है उनकी पूर्ति कर सके। यूनिक चौधरी जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं जनरली मैं साइंस और टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन सभी पढ़ाता हूँ जनरली, तो एनवायरमेंट, इकोलॉजी, तो उन सब में ये सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मैटर आते हैं। हम दूसरे देशों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हम अपने ज़्यादा जो हित हैं उनको कैसे साध सकते हैं सिचुएशन में, वो आपके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होते हैं। तो भारत सरकार का यहाँ पे बेसिकली ये प्लान है कि हम यहाँ पे एक परमानेंट रेजिडेंशियल कॉमर्शियल एक टाउनशिप बनाएंगे। दूसरा हम एक आप ट्रांसशिपमेंट बताएंगे, जैसे कंटेनर्स होते हैं ना अलग अलग देशों के, जैसे हब्बन टोटा में है और कोलकाता में है कि जैसे दूसरे देशों के शिप होते हैं वो वहाँ पे माल की लोड होता है, गुड्स को लोड होता है, अनलोड होता है। तो ऐसी फैसिलिटी हम भी क्रिएट करना चाहते हैं। और हमारा जो आइलैंड है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफी नजदीक है, जहां से 1/3 ट्रेड होता है ग्लोबल। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि वो जल संधि है जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को कनेक्ट करती है, और वहां से ग्लोबल ट्रेड काफी अमाउंट में होता है, लगभग 1/3 30% के अराउंड ग्लोबल ट्रेड होता है गुड्स में। ठीक है, तो उन सब की रिगार्डिंग ये चल रहा है प्रोजेक्ट, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफी ज्यादा मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो उन सब के बेसिस में, उन सब के बैकग्राउंड में हम सबको इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो यूपीएससी वाले हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो यूपीएससी जो आरएस की प्रिपरेशन करते हैं, जो मेंस में आंसर राइटिंग है, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जनरली ज्यादातर भारत के जो भी राज्य है उनमें खुद का हाई कोर्ट है, लेकिन एक से ज्यादा राज्यों के भी हाई कोर्ट है। जैसे आपका महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, कोलकाता का हाई कोर्ट है। तो ऐसे जो कोलकाता का हाई कोर्ट है उसमें कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर दोनों का रीजन होता है। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसका जो हाई कोर्ट है वो लगता है कोलकाता हाई कोर्ट लगता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे अपना हाई कोर्ट है राजस्थान हाई कोर्ट, उसकी मेन बेंच तो कहाँ पे, मुख्य पीठ आपकी जोधपुर में, एक दूसरी बेंच कहाँ बैठती है, जयपुर में। ऐसे ही कोलकाता हाई कोर्ट की एक बेंच है जो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो भी नागरिक है उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार है, उनके बीच में आने वाले सारे मैटर्स को पोर्ट ब्लेयर में है वो कोर्ट, वो सुनती है। तो उस कोर्ट में एक पिटिशनर हैं जो पहले सेक्रेटरी रह चुकी हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने एक PIL फाइल की थी, मीना गुप्ता। PIL का मैंने आपको बताया था जनहित याचिका बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको आसान भाषा में बोले जनहित याचिका। जनहित याचिका, जन का मतलब लोगों के हित की, पिटीशन को हिंदी में याचिका बोलते हैं। आप प्रेयर कर रहे हो कि हमें ये कीजिए, आप हमारे लिए ये कीजिए, उसको याचिका बोलते हैं, इंग्लिश में पिटीशन बोलते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इन्वेंट किया गया लेजिस्लेशन है, मतलब एक तरह से लिटिगेशन है, कानूनी प्रावधान है। तो ये जनहित याचिका का यूज आमतौर पर जो समाज के जागरूक लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, जो दूसरे लोगों के लिए भले के लिए काम करते हैं, अगर उनको लगता है ये उन लोगों के लिए है जो अपने कानूनी अधिकारों को लेकर और अपने बचाव को लेकर कुछ नहीं कर पाते, या तो अपनी अशिक्षा की वजह से या डर की वजह से, और जो भारत में कानूनी प्रक्रिया काफ़ी कॉस्टली है, बहुत महंगी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उन सब की वजह से वो लोग अदालत में नहीं जा पाते हैं। तो उनको मैटर्स को लेके को जो जागरूक लोग हैं समाज के, वो उनकी ओर से मामले को फाइल कर सकते हैं। PIL या तो हाई कोर्ट में फाइल होती है या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में PIL का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। और जो पर्सनल या जनहित याचिका के मुद्दे होते हैं उनको हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच सुनती है, और सुप्रीम कोर्ट में तो जनरली जो बेंचेज होती हैं वो 2 जज और 3 जजेस ही होती है आमतौर पर ज्यादातर मैटर्स को। और संवैधानिक मैटर्स को सुनने के लिए 5 जजों की बेंच मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जो संविधान, जैसे मान लो किसी पब्लिक जनहित याचिका में संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई मैटर हो, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मैटर को सुन रहा है, तो सबरीमाला मैटर्स में जो जनहित याचिका का मुद्दा था, इंडियन यंग एसोसिएशन लॉयर्स ने फाइल की थी। जो भी मेंस्ट्रुएटिंग एज की जो फीमेल्स हैं उनको सबरीमाला, भगवान अयप्पा का टेम्पल है केरल में, वहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे थे, तो उनके राइट की बिहाफ पे इंडियन यंग एसोसिएशन लॉयर्स एसोसिएशन है, उसने PIL फाइल की थी। फिर सितंबर 2018 में उस
टाइम के CJI दीपक मिश्रा जी ने एक संविधान पीठ गठित की थी 5 जजों की, उसने जजमेंट दिया था कि वो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, 21 का, 19 का, सबका वॉयलेशन है। उसको मानते हुए बोला था कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल्स की हैं। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच को रेफर किया लार्जर रिव्यू पिटीशन फाइल की पिटीशन ने। अब 9 जजों की बेंच है, उसके ऊपर सबरीमाला मैटर की सुनवाई कर रही है, जनहित याचिका ये बेसिकली। तो इस बैकग्राउंड में जनहित याचिका किसने लगाई? मीना गुप्ता है। इन्होंने ये कोर्ट के सामने 2 प्रेयर किए इसमें कि जो ये एक्ट है, जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को असेंट किया गया, हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक राइटर का एक आर्टिकल था कल की इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें बताया था कि जो सरकार का ग्रेट निकोबार ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इसके कुछ नुकसान भी हैं, कि रणनीतिक फायदे से ज़्यादा इसके एनवायरनमेंट पर्यावरणीय नुकसान है। इसके अलावा दूसरा इसमें यह भी कहा गया था कि ये एक्टिव यानी सक्रिय भूकंपीय रीजन में है, जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी सब पढ़ाता हूँ जी, तो उन सबको डिस्टर्ब करता है। कल के आर्टिकल में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको, न्यूज़पेपर मतलब अपन ने जो डिस्कस किया था 18 के, तो उसमें भी क्या है कि एक तो ये सिस्मिक रीजन है और यहाँ पे एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र भी अंडमान निकोबार में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के रेफरेंस से देखे तो एक सब प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये आपका जो टारगेट है, जिस टारगेट को लेके आप इसको बना यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, और भूकंपीय जो क्षेत्र है, सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में भूकंप आ सकते हैं और ज्वालामुखी भी विस्फोट हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने जो टारगेट हम इसके ऊपर लगभग 81,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है भारत सरकार, वो इन्वेस्टमेंट आपकी उसके बारे में भारत सरकार को दोबारा सोचना चाहिए, जियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट को देखते हुए। तो इसके बारे में थोड़ा डीप में देखेंगे। जो ओरिजिनली है ये जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसको ओरिजिनली यानी प्रारंभ में सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? नीति आयोग ने किया था 2021 में। बताया ग्रेट निकोबार में कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां पे हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं कि वहां की, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, वहां पे एक ट्राई सर्विसेज कमांड पहले से है, ग्रेट कैम्पबेल है वहां पे, एक कैम्पबेल बे है वहां पे है पहले से ऑलरेडी। तो ताकि हम अपने जो चीन की वजह से जो हमें समुद्री खतरा महसूस हो रहा है, चीन ने श्रीलंका में, म्यांमार में, मालदीव में अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो चीन को काउंटर करने के लिए हमें एक ऐसी जगह, हमें भी जो है अपनी जो डिफेंस फोर्सेज है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए शिपमेंट के थ्रू। तो हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे, वहाँ पे एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। जनरली आप सुनते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड बोलते हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट बनता है उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं, और ब्राउन फील्ड होता है जो पहले से ही कोई प्रोजेक्ट बना हो, कोई परियोजना है, जैसे कोई पहले से पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है उसको रिनोवेट करो, आप नया करो फिर से, तो उन सबको अपन जाते हैं। सर आप पहले स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा था क्या? मैं देख था आपको, हाँ जी ठीक है जी। अभी देखिए, तो जो आपका अभी मैंने आपको बताया कंसल्ट हमने किया है उसमें, तो ये जो कंसर्न है इनके देखते हुए अब इस डिटेल के बाद इस एक्ट के बारे में अपन जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि अवसंरचना, उसके बारे में पूरा देखेंगे। इसके बाद में अपन ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसके बारे में भी देखेंगे। और क्या भारत सरकार, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो ट्राइबल है गरीब लोगों को डिस्प्लेस कर रही है, उसके बारे में क्या भारत सरकार की कंसर्न नहीं है? क्या भारत सरकार ऐसा चाहती है? इन सब के बारे में कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, जो पूरी ऑथेंटिक हो, जो भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, वही हमारे लिए ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो उन सब का डिटेल में अपन देखते हैं। तो बेसिकली इसने चैलेंज किए 3 ग्राउंड पे किया है। एक तो कि ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसको वायलेट करता है। उसके तहत ये है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रीजन है यानी संरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ पे आपको पता है कि हमारे जो नेशनल पार्क है, जो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं वहां पे, तो प्रोटेक्ट रीजन में आपको जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनसे सहमति लेनी पड़ेगी, वहां पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपने इनसे सहमति नहीं ली गई है, और फिर इसके बाद में जो इसको डेवलप कर रही है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और अंडमान निकोबार, इस भारत सरकार ने इसके लिए कंपनी बनाई है एम्ड को, यानी अंडमान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है।
इसने कोई जो प्रारंभिक आपत्ति दर्ज करवाई लोगों ने वहाँ के रिहेबिलिट वहाँ पे जो रहते हैं, जैसे शोम्पेन ट्राइब का नाम आएगा इसमें, और एक जो सदर्न अंडमानी ट्राइबीज है, एक जारवा ट्राइब है। ये 2-3 ट्राइब शोम्पेन, जारवा, दक्षिणी अंडमानी ट्राइब्स हैं जो ये पीवीटीज में भी हैं ज़्यादातर। अभी पीवीटीज के बारे में मैंने पहले बताया था, पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, नॉर्मल ट्राइबल्स की बजाय, एसटी कम्युनिटी की बजाय ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी निवास करती हैं, तो उनको जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। तो और दूसरा इन्होंने बोला कि यहाँ पे आप है ना, जो बफर जोन है, गैलेथिया नेशनल पार्क और कैम्पबेल बे नेशनल पार्क है, इन दोनों का जो बफर जोन होता है, जैसे नेशनल पार्क होते हैं तो उसका एक कोर जोन होता है, फिर उसके बफर जोन यानी उसके अराउंड में कुछ सर्टेन लिमिट तक सर्टेन एरिया होता है जहाँ पे आप कोई डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं, उसको वॉयलेट करता है। और यहाँ पे आप जो ये प्रोजेक्ट तो आपको बता दिया, इसमें जो गवर्नमेंट क्या बनाना चाहती है, एक तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाएगी, एक आवासीय योजना बनाएगी जहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग भी होंगे, यानी वाणिज्य संस्थान भी होंगे, रिहायशी इलाका भी होगा। एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट बना रही है कि यहाँ पे दूसरे देशों के जो शिप्स होते हैं, टैंक होते हैं, वो वहाँ पे रुक सके, माल को क्या कर सकते हैं, गुड्स को क्या कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, ऐसा पोर्ट जैसे हम्बनटोटा और कोलंबो श्रीलंका में है। इसके अलावा यहाँ पे एक सोलर और गैस बेस्ड पावर प्लांट, यानी सूर्य की ऊर्जा और विंड गैस है उससे एक विद्युत उत्पादन हो सके, एक प्लांट ये लगा रही है। और एक ग्रीन फील्ड डुअल यूज मिलिट्री, ग्रीन फील्ड क्योंकि ये पहली बार बन रहा है, नया बन रहा है वहां पे, तो एक एयरपोर्ट बना रही है जिसका सैनिक क्षेत्र में भी यूज किया जा सकते हो, सिविलियन नागरिक क्षेत्र में भी, यानी कि आम नागरिक भी अपने जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में यूज हो सकता है। ये तो 4 बेसिकली इसमें प्रोजेक्ट हैं, आपको ध्यान रखना जब मेंस में लिखेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में इसका जो बैकग्राउंड क्या रहा, क्या इसमें प्रपोजल्स हैं, तो इसने चैलेंज किया है। इसमें एक ये भी चैलेंज जो हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें ये है कि जब ग्राम सभा कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी वन भूमि है उसको अगर किसी दूसरे उपयोग के लिए यूज करती है, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को, कोई ट्राइबल पॉपुलेशन को हो, अगर उसको आपत्ति हो तो वो अपना सब डिविजन लेवल एक कमेटी होती है, उस कमेटी के सामने क्या करता है, वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि भाई यहाँ पे ये गलत है, इस एक्ट का पालन नहीं हुआ, हमारी सहमति नहीं लेगी। ठीक है, तो ऐसी सब सिचुएशन में जो ये कमेटी का कंपोजिशन था, सब डिविजनल लेवल कमेटी यानी उपखंडीय स्तर की कमेटी है, जो समिति है, उसमें भी इस पर पूरा कंपोजिशन नहीं था। इनने बोला कि इसके तहत जो अपना फॉरेस्ट राइट है उसमें 3 ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए कम से कम कंपोजिशन में, 3 ट्राइबल को। आजाद जी गुड मॉर्निंग। तो उन ट्राइबल में जो 3 ट्राइबल मेंबर्स होते हैं उनमें से एक फीमेल मेंबर भी होनी चाहिए, तो उसका कंपोजिशन भी सही नहीं रहा है। तो इस आधार पर क्या है कि भारत सरकार ने और अंडमान निकोबार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बोला कि ये आप नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है और हमने सारी कंप्लायंस की है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बनवाया है, और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने स्ट्रेटेजिक रणनीतिक महत्व का साइड करते हुए इसे हमें परमिशन भी ग्रांट की है, हमने सारे लॉ को फॉलो किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है आपका 2010 में स्थापित हुआ एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। तो जो एनजीटी है आपकी उसके जो अध्यक्ष होते हैं जनरली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सीजे होते हैं, तो हमने उन सबको फॉलो किया है। और ये आपका जो है इसमें कितना एरिया है, इसका एरिया लगभग 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें ये पूरी ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है आपका डेवलप किया जा रहा है। और ये मेजर जो पार्ट है इसका वो फॉरेस्ट रीजन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और कुछ काफी एंडेमिक पॉपुलेशंस होती हैं, लाइफ फॉर्म्स की बायोडाइवर्सिटी काफी है। लीगलिटी और कंसेंट को है इसमें कि इसने बोला है कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है ये क्या करता है कि जो आदिवासी जो जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां और दूसरे फॉरेस्ट डेवलपर जो जंगलों में रहने वाली आबादी है उसका कंसेंट चाहिए होता है उनके पहले से जो स्थापित, क्योंकि जंगलों में काफी टाइम से रहे हुए हैं उस जगह, तो उनके कुछ राइट दे रखे हैं। अपन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसमें वो जो है ये 3 जनरेशन तक वो आगे चलते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल राइट होते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत अधिकार भी होते हैं और सामुदायिक अधिकार भी होते हैं। नहीं बोला आजाद भाई, नहीं बोला आपको गुड मॉर्निंग आजाद। तो दूसरा इसमें ये कंपोजिशन बताया था कि इसमें बेसिकली आपके जो मेंबर होते हैं 3 सब डिविजनल लेवल कमेटी है, उपखंड स्तर की, जैसे आप आरएस बनोगे तो एसडीएम बनोगे, तो एसडीएम के लेवल पे जो भी कम्युनिटी नहीं उसमें मेंबर होने चाहिए। 3 मेंबर आपके किससे होने चाहिए, एसटी से
2 ऑफ दी 3 मेंबर्स, यानी 2 मेंबर 3 में से क्या होने चाहिए, एसटी शेड्यूल ट्राइब से होने चाहिए, और उसमें भी एक क्या होनी चाहिए, आपकी फीमेल होनी चाहिए। लेकिन इस जो ये सब डिविजनल लेवल कमेटी है उसमें सिर्फ एक ही निकोबारी मेंबर था, बाकी वहां के मेंबर नहीं थे। और जो ग्राम सभा का ये बोल रहे हैं कि जो ग्राम सभा के चेयरमैन होते हैं वो अपनी ओर से कंसेंट नहीं दे सकते, वो पूरी ग्राम सभा की ओर से कंसेंट दिया जाता है। और इसमें जो है नॉन ट्राइबल सेटर्स ज्यादा हैं कि जो ट्राइबल एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। और ये तो लीगलिटी इसकी। अब राइट्स ऑफ दिस में शैम्पोन ट्राइब की बात कर रहा है, एक जारवा ट्राइब भी है। आरएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, शोम्पेन ट्राइब जब ये ग्रेट निकोबार 2021 में चर्चा में हुआ था उस समय यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे इस ट्राइबल कम्युनिटी ने। शोम्पेन जो ट्राइब का नाम है, ऐसे ही आपके जारवा कम्युनिटी है जो आप जनरली न्यूज़ में देखते हैं कि जैसे फिल्मों में देखते हो, आदिवासी ट्राइब, ये जो हमारा आधुनिक समाज उससे काफ़ी दूर रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, आप समाज से कटा दूर ही रहते हैं ये। तो ये जो है आपका मैंने बताया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006 है कि जो वनों में जो आबादी काफी टाइम से रह रही है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे अब अंडमान निकोबार के रेफरेंस में आप सेम शोम्पेन, जारवा, दक्षिण अंडमानी और भी निकोबारी बहुत सारी आइलैंड जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो, उनके अलावा कोई जंगलों में जो काफी लंबे पीरियड से रह रहे हैं वो लोग, उनको भारत सरकार ने कानून बना के कुछ अधिकार दे रखे हैं, कुछ ड्यूटीज हैं उनकी। और कौन उन फॉरेस्ट अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, तो ये एक्ट है 2006। इसमें शॉर्ट टाइटल है, पहले तो इसका 2 में परिभाषाएं हैं कि कौन शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और ग्राम सभा का क्या मतलब है, इसमें कुछ डेफिनेशंस है। और जो इसका सेक्शन 3 है यानी वन अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 है, सेक्शन 3 ये बताता है कि फॉरेस्ट राइट्स क्या क्या होंगे, किसके हैं, जिनने जंगलों को विकसित किया है, जंगलों में रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब है। दूसरे जो पारंपरिक रूप से रहते हैं, इनका ऑक्यूपेशन बेसिकली क्या होता है, ये हंटर गैदर शिकार करते हैं या पेड़ों से जो भी इनको उत्पाद मिलते हैं उनका सेवन करते हैं। इनमें शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है और ये सामाजिक अलगाव रहते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इसमें इसके अलावा जो 5 है सेक्शन, उसमें ड्यूटीज है। धारा 5 में क्या है कि जो फॉरेस्ट राइट जो रखते हैं, जिन लोगों को हमने जंगलों में अधिकार दिए वहाँ की भूमि को उपयोग करने का, वहाँ पे सेटलमेंट होने का, वहाँ की जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको सेल करने का, गैदर करने के जो भी राइट दे रखे हैं अपने, उन राइट के बदले में उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। वो ड्यूटीज भी इसमें है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को, जो वाइल्ड लाइफ है उनके साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जो इनके जो वन अधिकार है उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कौन पहचान देता है, कौन फिर से पुनर्स्थापित करता है और ये किस में रहते हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर सेक्शन 4 में क्या है प्रावधान है। तो जो फॉरेस्ट जो राइट्स होते हैं, जो जंगलों में रहने वाली एसटी पॉपुलेशन है या दूसरे लोग हैं, उनके वन अधिकारों को मान्यता, कौन कौन से वन अधिकार हैं वो सेक्शन 3 में है। सेक्शन 4 में क्या है कि कौन उन अधिकारों को मान्यता देगा, किसी के मान लो किसी ने फॉरेस्ट राइट छीन लिए तो वो उनको रिस्टोर कौन करेगा कि भाई नहीं आपने गलत किया है। और ड्यूटीज भी हैं कि जो हम इनको राइट दे रहे हैं उसके बदले में उनकी क्या ड्यूटीज होगी। तो इसके अलावा इसमें वैसे 6 चैप्टर हैं, पर ये आपको ये 3, 4, 5 के बारे में अपन देखते हैं। हाँ, जो सेक्शन 3 है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यानी वन अधिनियम 2006, वन अधिनियम 2006। अधिनियम का मतलब एक्ट होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है, प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत आप क्या पावर्स हैं, कौन क्या करेगा, किस प्रकार से कोई कार्य होगा, उस चीज को अपन एक्ट बोलते हैं। और जनरली उसको पार्लियामेंट या हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो पारित करती हैं, उनके ऊपर प्रेसिडेंट की और गवर्नर की सहमति होती है। तो जो जंगलों में रहने वाली आबादी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजाति और दूसरे जो जंगलों में रहने वाली आबादी है, उनके कुछ राइट्स हैं। कौन कौन से राइट है कि उनको उन जो फॉरेस्ट जमीन है, वन भूमि है, उसको रखने का अधिकार है और उस पर रह सकते हैं, वो चाहे अकेले रह सकते हैं या कम्युनिटी के रूप में रह सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे खेती कर सकते हैं अपनी आजीविका के लिए, ठीक है। और दूसरा सामुदायिक अधिकार भी होते हैं, जैसे वो किसी वॉटएवर निस्तार है एक, जिसमें किसी भी तरीके से इंक्लूडिंग दोज यूजिंग एर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स में जमींदारी और दूसरे इंटरमीडिएट रीजन्स हैं, कम्युनिटी राइट्स होते हैं सामुदायिक अधिकार की, बहुत सारे लोग मिलके उन सब जो फॉरेस्ट राइट है उन सबको आपस में एक साथ मिलके भी कवर कर सकते हैं।
ओनरशिप का अधिकार होता है, मालिकाना हक भी मिलता है। जंगल से कोई भी लकड़ी हो गया उत्पाद है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और जो छोटे जंगल के उत्पाद होते हैं जैसे फॉरेस्ट, वनों को नहीं काटना, जैसे गोंद हो गया, आपका शहद हो गया, फ्लावर हो गया और हनी हो गया, उनको कलेक्ट कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने एरिया में, आसपास के गाँव की सीमा में। इसके अलावा अदर कम्युनिटी राइट्स में फिश और जो मछली और दूसरे जलीय जो होती हैं बॉडीज, उनमें ग्रेजिंग भी करा सकते हैं। और नोमेडिक और पेस्टोरल कम्युनिटी जो यानी कि अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ग्रेज कराते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से ग्रेज करा सकते हैं अपने एनिमल्स को और कोई कलेक्शन कर सकते हैं। ये इनके राइट है। सेक्शन 3 में राइट्स हैं कि जिनको वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत फॉरेस्ट राइट दिए जाते हैं, वो उनके कौन कौन से राइट हैं। इसके बाद में सेक्शन 4 है, धारा 4 है, वो यानी इसमें केंद्र सरकार अथॉराइज है कि बाई एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय रिकॉग्नाइजेज एंड वेस्ट फॉरेस्ट राइट इन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति और कोई व्यक्ति जो कम्युनिटी है उसके वन अधिकारों को मान्यता देगी कि कौन इसमें शेड्यूल ट्राइब में आएगा, कौन नहीं आएगा, ठीक है। सारे राइट किसके पास होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी राज्य केंद्र सरकार ही रिकॉग्नाइज करती है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉरेस्ट राइट है, यानी फॉरेस्ट या जंगल से जो भी उत्पाद हो रहे हैं उनका यूज कर सकता है, वहां खेती कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 5 में इनकी कुछ ड्यूटीज है, जिनको फॉरेस्ट राइट्स यानी वन में उस वन भूमि में कुछ अधिकार दिए गए हैं, वहां पे खेती करने के दिए गए हैं, वहां से उत्पाद लेने के दिए गए हैं और वहां पे दूसरे जो दिए हैं अपने जानवरों को चराने की जितने राइट दिए गए हैं, उनके बदले में उनकी कुछ ड्यूटीज है। कौन सी ड्यूटीज है भाई, वो वन्य जीवन यानी कि जंगली जानवर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, फॉरेस्ट करेंगे, फॉरेस्ट को बचाएंगे। और जो जैविक विविधता है यानी कि अलग अलग जीव किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, तो उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे। ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी यानी मूल कर्तव्य भी है भारतीय संविधान में। आपने देखा होगा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, ये ऐड किया हुआ है आपका। ये सभी इंडियन जो सिटीजन है, सभी भारतीय नागरिक है, उनकी ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें। दूसरा कि जो आसपास का एरिया होता है उसके चाहे जलीय संसाधन हो और जो पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ा संवेदनशील मुद्दा होता है, उन सब एरिया को वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, संरक्षित करेंगे। उसके अलावा जो जंगल में रहने वाले हैं, जो लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हो चाहे दूसरे लोग हो, वो डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस से दूर रहेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे कि जो डिस्ट्रक्टिव यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले जो भी गतिविधियां हैं, चाहे उनकी सामाजिक हो, चाहे मतलब कल्चरल सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक जो विरासत है उसकी हो, उन सब से वो दूर रहेंगे। और जो भी ये दूसरा है कि इंश्योर करेंगे कि ग्राम सभा क्या करेगी, कम्युनिटी जो फॉरेस्ट रिजर्व होते हैं, जो पूरे जिनके ऊपर पूरे गांव का मालिकाना हक होता है, उनसे संबंधित मामलों को वो क्या करेंगी, ग्राम सभा। जैसे जनरली ग्राम सभा से आप समझ सकते हो कि जो वैसे नॉर्मल केस में, जैसे आप हमारे केस में अपन देखेंगे तो ग्राम की जो पूरी आबादी है जिसमें 18 ईयर से अबोव हैं और जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड लोग होते हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। 18 ईयर्स अबोव और मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल, वो सभी क्या होते हैं, आपकी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ये सभी किसी भी एक्टिविटी है वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंडिविजुअल भी नहीं करेगा और कम्युनिटी के रेफरेंस में भी नहीं करेगा, ये फॉरेस्ट राइट। अब इसमें जैसे भारत सरकार ने कुछ किया है, भारत सरकार ने एक जैसे पीएम जनमन एक योजना चलाई थी जिसमें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। इसके तहत 11 मिनिस्ट्रीज के जो इसमें पार्टिसिपेटिंग है, 11 मिनिस्ट्रीज, 11 सुविधाएं दी जाएंगी बेसिकली, और लगभग 9 भारत सरकार के जो केंद्र सरकार के 12 मंत्रालय हैं, 9 मंत्रालय वो इसमें शामिल है और 11 सुविधाएं दी जाएगी। क्या क्या है आपकी, जैसे सबको पक्का घर मिलेगा, हर घर नल से जल जाएगा, गाँव गाँव तक सड़क बनेगी, हर घर बिजली बनेगी, शिक्षा के लिए हॉस्टल बनेंगे और कौशल विकास यानी कि उनको जॉब क्रिएशन में प्रमोट किया जाएगा। इसमें दूर दराज के गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट जाएगी। आपको पता है कि जंगलों में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और कम्युनिकेशन और ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कम होती है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है क्योंकि काफ़ी दूर रहते हैं, तो उनके लिए मोबाइल मेडिकल फैसिलिटी होगी, कोई एम्बुलेंस होगी जिसमें डॉक्टर होगा। सबको पोषण मिलेगा यानी न्यूट्रिशियस डाइट दी जाएगी पोषक पदार्थों से। उन्नत आजीविका यानी कि उनकी लाइवलीहुड के लिए क्या किए जाएंगे, कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे।
और दूर दराज गांवों तक मोबाइल नेटवर्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो अच्छा हो और वो भारत की जो मुख्य कल्चरल धारा है उससे कनेक्ट हो सके। तो ये जो आपको पीएम जन योजना के तहत ये आपको 11 बेसिक सुविधाएं हैं, इनके नाम याद रखने। मेजरली सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, यानी सड़क, बिजली, एजुकेशन, कौशल विकास और जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाने का काम है, और मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, तो ये सब पीएम जनमन है, जिसमें कितने 11 मिनिस्ट्रीज का कन्वर्ज किए गए जो सारे प्रोग्राम है, 11 मिनिस्ट्रीज के किए गए, इसमें बेसिकली 11। और इसके लिए इनिशियल स्टेज में 24,000 करोड़ का बजट किया गया था जब शुरुआत में ये पीएम जनमन योजना हुई। ये आदिवासियों, ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर और बेटरमेंट के लिए सारी योजनाएं हैं। अब ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है आपका, बेसिकली इसके बारे में, जैसे ये क्या है, इसकी बेसिकली आपने बात की थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, जनरली कोई भी, अब ट्राइबल वेलफेयर के लिए भारत सरकार ने क्या किया, आप देखिए, ट्राइबल यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है उसके कल्याण के लिए और सामाजिक जो उनकी कंसर्न है, उनकी कुछ चिंताएं हैं, उन सबको कंसर्न करने के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ लिखा है कि जो यहाँ से डिस्प्लेस कम्युनिटी होगी, ट्राइबल पॉपुलेशन, उसको हम कहाँ पे रिहेबिलिट करेंगे, फिर से बसाएंगे, उन सब के बारे में लिखा है भारत सरकार ने। कि जो प्रारंभिक मंगोलियन ट्राइब्स होती है, जैसे आप पढ़ोगे ना, मंगोलियड होते हैं, काकेशियन यूरोपियंस होते हैं, वो उनके स्केलेटन के बेसिस पे होता है, मंगोलॉइड, काकेशियन, ऑस्ट्रोलॉइड, वो अलग अलग जो ह्यूमन स्पीसीज हैं, उनमें से जो ये शोम्पेन है ट्राइब, वो बेसिकली ओरिजिनली मंगोलॉइड्स हैं। इनके जो होते हैं काफी चौड़े होते हैं और ठुड्डी थोड़ी लंबी होती है जनरली। ठीक है, शोम्पेन ट्राइब्स हैं, इनकी जो संख्या है 2011 की सेंसस के अनुसार 237, और ये क्या है, हंटर गैदर्स, मतलब शिकार करते हैं और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करते हैं। एक दूसरे ट्राइब निकोबारीज है, लगभग 1094 है, और ये जो समुद्री किनारे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास के, वहां पे रहते हैं, और जो जनरली क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसको अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके थ्रू ही करते हैं। अब ये इसमें क्या कर रहा है कि जो शोम्पेन और निकोबारीज ट्राइब है वो डिस्प्लेस नहीं होंगी, वो उनके लिए ओनली ट्राइबल है आर लोकेटेड एट न्यू, ये जगह है न्यू चिंगेन एंड राजीव नगर, 2 जगह हैं, वहां पे इनको रोकेट किया जाएगा, वहां पे उनको स्टेब्लिश किया जाएगा, वहां पे उनको बसाया जाएगा। नो रिलोकेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन प्रपोज, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज को हम वहां से डिस्प्लेस नहीं करेंगे। उसी जो हम प्रोजेक्ट एरिया बना रहे हैं, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एरिया, उसी में हम वहां पे लोकेशन है न्यू चिंगेन और ये राजीव नगर, वहां पे उनको लोकेट करेंगे, भारत सरकार का कहना है। और भारत सरकार ये बोलती है कि ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से आपके शोम्पेन पॉलिसी है, यानी शोम्पेन जनजाति के रिगार्डिंग जो भारत सरकार ने रूल बना रखे हैं, 2015 की नीति है, और जारवा पॉलिसी 2004 है, उसके तहत हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको भारत की मुख्य धारा में जोड़ेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग है। उनका प्रायोरिटीज क्या है, उनके कल्याण के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए है स्पेशली। और जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो ढेबर कमीशन की सिफारिश पे इंक्लूड किए गए थे, और अभी भारत में लगभग 75 ऐसी ट्राइब्स है, 75 ट्राइब्स हैं जो पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में होते हैं। राजस्थान से एक सहरिया जनजाति है जो 12 डिस्ट्रिक्ट की किशनगंज और शाहबाद तहसील में है, वो आपकी पीवीटीजी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में होते हैं, विशेष रूप से ये संवेदनशील होती हैं अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, इनके लिए ज्यादा इनके कुछ ग्राउंड्स है कि कौन कौन सी पीवीटीज होती है, जैसे उनमें इलिटरेसी ज्यादा होती है, यानी अशिक्षा का स्तर होता है, समाज से दूर होते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम होती है उनकी। ठीक है, और उसके अलावा उनके क्या होते हैं कि कल्चरल और स्पेशल नेचुरल हेरिटेज होती है उनकी, जो आम सोसाइटी से अलग होती है। तो इससे आप देख सकते हैं भारत सरकार तो काफी अच्छा काम करी इनके लिए। इसके अलावा जैसे किसी भी एनवायरनमेंट जो इको सेंसिटिव एरिया है, जो एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी की नजर से देखिए काफी रिच एरिया है, उस केस में उस तरह की सिचुएशन के लिए आपको वहां पे कोई भी डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करना हो तो बेसिकली एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कि जो किसी इंडिविजुअल जो एनवायरनमेंट स्पेशलाइज एजेंसी है उससे बनवाई जाती है जनरली। कोई जैसे आपकी कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी होती है अच्छी खासी, उनके प्रोफेसर लेवल के जो रिसर्च हैं वो तैयार करते हैं। तो ये मैंडेटरी है किसी भी लिए आपको, ये जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 उसके तहत ये कंपलसरी आप सबके लिए कि कुछ जो पर्यावरणीय क्षेत्र में इको सेंसिटिव रीजन या बायोडाइवर्सिटी
रिच साइट्स होती है, वहां पे आपको कोई भी डेवलपमेंट बनाने के लिए उसका ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर जो इम्पैक्ट हो रहा है आप उसको रिप्लेनिश कैसे करेंगे, यानी उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, ये सारे अरेंजमेंट आपको देने होते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को सबमिट करनी पड़ती है, फिर वो अप्रूव करती है। इसके अलावा क्या होते हैं, अब ये बता रहे हैं कि हमने इम्पैक्ट असेसमेंट किया था जिसमें 42 कंडीशन डाली गई है, एनवायरनमेंट जो क्लियरेंस मिला एनजीटी से या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अफेयर्स से, उन सब में इतनी कंडीशन है कि हम मैरीन इकोलॉजी, जो मतलब सामुद्रिक जो आपकी पारिस्थिति, उसका भी हम पूरा ध्यान रखें। कवरिंग एयर वाटर नॉइज वेस्ट मैनेजमेंट है, मेरे ह्यूमन हेल्थ है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उन सब के लिए हमने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। इसके 3 फेज होंगे, इन 3 चरणों में इंप्लीमेंट होगा। पहले फेज में क्या होगा, पहला फेज आपका 2025 से 35 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके तहत आपको 72 यानी 72.12 स्क्वायर किलोमीटर, पहले फेज में ये टोटल 166 स्क्वायर किलोमीटर का है पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें 72.12 स्क्वायर किलोमीटर आपका 2035-36 तक कंप्लीट करना, 2025 से 35 तक कंप्लीट करना होगा। फिर इसके बाद में जो फेज सेकंड आएगा उसमें 45.27 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको डेवलप करना है 2036 से 41 तक, और जो रिमेनिंग एरिया है आपको 2042 से 2047 यानी विकसित भारत है ना, @ 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उन 3 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। और टोटल एरिया 166 से थोड़ा ज़्यादा, पर राउंड फिगर में आप 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और जिसमें लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर है वो तो रेवेन्यू लैंड है, और बाकी जो फॉरेस्ट एरिया है लगभग 130.75 यानी लगभग 131 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपका फॉरेस्ट लैंड है। तो एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन तो होगा यहाँ पे काफ़ी हायर अमाउंट में, लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के अराउंड पेड़ काटे जाएंगे, फुली ग्रोन ट्रीज, जिससे आपकी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे डैमेज होगी, डिस्ट्रैक्ट होगी। और भारत सरकार ये कहना है कि डेवलपमेंट आपका सस्टेनेबल है, सतत है, हम इसके इंक्लूसिव हैं, ज़्यादातर लोगों को समाहित करता है, और नेशनल इंटरेस्ट से प्रोजेक्ट ये है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 4 चीज़ें आपको मैंने बताई थी। एक तो इंटरनेशनल कंटेनर शिप ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, जिसकी कैपेसिटी है 14.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट है, यानी इतना टन है जो आपका माल वहां पे अनलोड लोड हो सकता है, दूसरे देशों के अलग अलग शिप वहां पे रुक सकते हैं। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, जिसमें लगभग 4000 पीक आवर में 4000 पैसेंजर मूव कर सकते हैं, और 450 मेगावाट एम्पियर का एक सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनेगा यहाँ पे, और एक नई टाउनशिप बनेगी लगभग 16,610 हेक्टेयर में। 4 प्रोजेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। और ये ICRJ इंडियन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होते हैं। कोस्टल रेगुलेशन है जो समुद्र तटीय क्षेत्र में उस तरह से किस तरह से एक्टिविटी होगी, टूरिज्म एक्टिविटी होगी, और किस तरह से फिशिंग होगी, वो सारे भारत सरकार रूल बनाती है, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है आपके RS के सिलेबस में है, IS में तो है ही है पहले से ऑलरेडी। तो ओवरऑल इसका सरकार का ये कहना है कि ये है जो भारत के ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि जो ग्रेट निकोबार है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो भारत सरकार की रणनीतिक बढ़त दिलाता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनाता है ग्लोबल लेवल पे भारत की, हम दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर पाए उस लेवल में, और पर्यावरण के हिसाब से हम ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि आज की जनरेशन अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करते हुए आने वाली जनरेशन की जो नीड है उनको डिस्टर्ब किए बिना करती है, तो उस तरह के डेवलपमेंट को अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि नहीं हमारे बाद की जो पीढ़ियाँ आएगी उनके लिए भी ये इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। और अभी जैसे हमने 2 दिन पहले अपने डिस्कस किया था कि जो नेशनल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम यानी अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार करने की, खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए और अच्छी खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए भारत सरकार ने एक फंड बना रखा है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जिसमें ये चिंताजनक 1998 जिसमें ये चिंताजनक रही थी बात कि उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं ज़्यादातर फंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, खेल संघ है, खिलाड़ियों के कल्याण के लिए काम करने के बजाय अपनी जो प्राइवेट फैसिलिटी है उनको प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके ऊपर वहाँ फंड ट्रांसफ़र कर रहे थे। जो अभी जो रिसेंट इस फंड में क्या है, जो प्राइवेट पब्लिक्स हैं या PSU हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं, जनरली कंट्रीब्यूशन करती हैं, योगदान करती हैं, और उससे ये फंड अभी क्या हो रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन भी कम हो रहा है, प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फंड भी काफ़ी कम आ रहा है, और जो फंड आ रहा है उसको हम बेसिकली कहाँ पे उसको
रिलोकेट कर रहे हैं सर खेल के बजाय, और खेल संघों के डेवलपमेंट के लिए, खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे सीनियर आईएएस आईपीएस ये होते हैं, ये अपनी खुद की सुविधाओं को डेवलप कर रहे हैं, जो इस फंड के मैंडेट के अगेंस्ट है, और ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के अगेंस्ट है, कि संविधान ने जो आपकी ड्यूटी है उसके विरुद्ध है। ठीक है, और ये जैसे ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना, ऐसी स्कीम्स के लिए है बेसिकली। तो इसके ऊपर ये चिंता व्यक्त की गई थी, हमने पहले देख लिया था, इसमें डिस्कस कर लिया था। फंड भी काफी कम हो गया आजकल। और इट इज नॉट टैरिफ एआई और एनर्जी इंपोर्ट्स इंडिया लैक्स ए ग्रोथ स्टोरी। अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसके बेसिस पे जो हमारी ऑयल और सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रही है, जिससे हमारी बहुत सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या सेरेमिक इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, एमएसएमई बंद हो गई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बंद हो गई, जो लगभग हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगभग उसका 30% के अराउंड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। उसको चिंताजनक है कि भारत की जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसके बाद में अभी इबोला आउटब्रेक है, कोंगो और युगांडा, ये मध्य अफ्रीका के देश हैं, कोंगो और युगांडा, इनमें इमरजेंसी है इबोला आउटब्रेक। इबोला क्या है? एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी। इससे पहले अभी आपने रिसेंट में देखा, अभी विश्व में चर्चा में रहा आपका हंटा वायरस, जो हंटा वायरस की वजह से कोरोना लाइक सिम्टम होते हैं, और हंटर नीवर जो साउथ कोरिया उसके बेसिस पर नाम रखा है, डेथ भी हो जाती है, फेटल है होती है। और जो हंटा वायरस की वजह से मेजर डेथ्स होती हैं वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट है आपका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, उसमें होती है। फर्टिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, एशिया और अफ्रीका फर्टिलिटी कम थी। तो ऐसा ही अभी जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि इबोला में, अभी जो इबोला वायरस की वजह से कोंगो में और आपके युगांडा में कई लोगों की डेथ हो चुकी है, और ये फैटल डिजीज है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इबोला डिजीज क्या है? बीमारी होती है, इस वायरस के इन्फेक्ट होने की वजह से आपको वॉमिटिंग हो सकती है, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है, डायरिया, दस्त हो सकते हैं, और उसके आपके जो शरीर, और ये इसका फिर ट्रांसमिशन क्या होता है, ये कोरोना की तरह हाईली इन्फेक्शंस है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में जल्दी फैलता है। और इसमें इसके 2 स्ट्रेन हैं, मतलब 2 वेरिएंट है, जैसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, आपने नाम सुना होगा कोरोना के। तो उसी तरह से इसके भी 2 वेरिएंट है, एक बूंदी बुगियो स्ट्रेन है जो अफ्रीका का ही है, और आउटब्रेक मतलब अभी वहां पे काफी लोगों में फैल गई उस रीजन में ये बीमारी। ठीक है, तो WHO ने इसके बारे में बोला है कि एक दूसरा स्ट्रेन है इबोला जायरे स्ट्रेन भी है, यानी कि जो जायरे रिवर है या कांगो रिवर है आसपास के जो अराउंड की रीजन है वहां पे इस तरह के जो इन्फेक्शन जो स्ट्रेन पाई जाती है, इबोला जायरे स्ट्रेन है। ठीक है, और WHO ने इसके बोला कि कितने लोग हैं, तो 8 लैब कंफर्म केसेस अभी हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं कि 8 लोगों को इबोला हो गया है, 80 सस्पेक्टेड डेथ हो चुकी है, और 246 सस्पेक्टेड यानी कि उनके बारे में संदेह है कि वो इन्फेक्टेड है। और तो ये आप इन दोनों स्ट्रेन के बारे में बताना चाहिए कि ये आउटब्रेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नो, अब इस बूंदी बुयो वायरस स्पेसिफिक के लिए कोई मेडिसिन और कोई दवाएं भी नहीं अवेलेबल है मार्केट में। जैसे इबोला जायरे स्ट्रेन के लिए तो मेडिसिन है, तो अभी अगर ये आउटब्रेक है वहाँ पे कोंगो युगांडा में फैली है, तो वहाँ पे अगर कि उनके लोगों के कांटेक्ट में कोई दूसरा आता है तो इसकी एक जगह से दूसरी जगह फैलने के चांसेज हैं। उसको लेके WHO ने अभी एडवाइजरी जारी की है कि ये ग्लोबल हेल्थ के लिए काफ़ी चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि जो बूंदी बुगियो स्ट्रेन है वायरस का, उसका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। ये क्लॉक टिकिंग फॉर ईरान, ये ईरान के बारे में बोला है कि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया है। तो आपको इस न्यूक्लियर साइट का नाम याद रखना है, ये अबू धाबी में कौन सा प्लांट है? बरक न्यूक्लियर पावर प्लांट है अबू धाबी में, जो पश्चिमी डेजर्ट है अबू धाबी का, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, वहां पे इस पावर प्लांट का नाम है बरक न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहां पे यूएई ने आरोप लगाया कि ईरान के ड्रोन से यहाँ पे हमला हुआ है, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, हिजबुल्ला ने किया है या ईरान ने किया है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं है। और अभी वेस्ट एशिया को देख के अभी पाकिस्तान के मिनिस्टर भी ईरान के जो पजेश्किन है वहाँ के प्रेसिडेंट, उनसे मिलने जा रहे हैं, वो अपने काम की न्यूज़ नहीं है। और यूएस एनर्जी सेक्रेटरी अभी क्या आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं कुछ, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने, अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, शांति एक 2025 पारित किया है, जिसके माध्यम से भारत सरकार क्या कर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेंगे, जिससे हम परमाणु ऊर्जा के थ्रू
जो हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा सके। हमारा टारगेट अभी जो 8.8 गीगावाट जनरेशन हो रहा है उसको बढ़ा के हम लगभग 100 गीगावाट करना चाहते हैं 2047 तक। उसी तो दौरान हमने जो निजी संस्थाएं हैं या विदेशों के जो भी इस एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस है वो भारत में आए, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए। इसी को देखते हुए अब अमेरिका का एक डेलीगेशन आ रहा है जिसमें जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट हैं, वो बिजनेसमैन है, वो इंडिया में देखेंगे, अपना इंटरेस्ट बताएंगे, हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो शांति एक्ट का बस एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें इनको जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या निजी व्यक्ति या दूसरे विदेशी संस्थाएं वो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगी तो उनको जब कोई एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट की वजह से जो भी लॉस होगा और लाइव्स की लॉस होगा उन सब को कवर नहीं किया गया है। तो ये काफ़ी कंसर्न रहा है। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरण के बारे में लिखते हैं और जो रेडिएशन के इम्पैक्ट देख चुके हैं, जैसे चेरनोबिल में 1986 में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, 2011 में फुकुशिमा में हुआ था, रेडिएशन लीकेज हुआ था, तो उन सब को लेकर ये सब चाहते हैं कि भाई सिविल लाइबिलिटीज़ तो होनी चाहिए कि उस रेडिएशन की वजह से या न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम का लीक होता है या थोरियम जो भी जो वहाँ की पॉपुलेशन अफेक्ट होती है उनको प्रॉपर अमाउंट में क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक। तो इसके अलावा ऑयल मार्केट इम्पैक्ट वर्स देन एंटिसिपेटेड अर्लियर द वरी फॉर इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 88% इंपोर्ट करता है और क्योंकि ऑयल प्राइस काफी बढ़ गए तो हमें ज्यादा अमाउंट में डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे रुपए की कीमत भी क्या हो रही है, डॉलर के मुकाबले एक्सचेंज रेट गिरती जा रही है, 96 को पार कर गई है और 100 के अराउंड हो सकती है। तो इसको लेके भारत को कुछ जल्दी ही अपने जनरली अभी इंडिया ने क्या कर रहा है कि अपने जो पावर सब ये ऑयल और नेचुरल गैस के सप्लायर्स हैं उनको डाइवर्सिफाई किया, नहीं कि पहले हम मेजरली गल्फ से और रशिया से लेते थे, अमेरिकी सैंक्शन की वजह से हम रशिया से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम वेनेजुएला, यूएस से और जैसे पश्चिमी वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज है, नाइजीरिया, अंगोला, उनके साथ कॉन्टैक्ट में है। जल्दी ही कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ये कैपिटल अकाउंट इनफ्लोज पीक टू डिकेड्स एगो, यानी कि जो हम ये अभी ये कंसर्न ये भी रहा है आपका, हमने इसके बारे में देख लिया, कैपिटल अकाउंट इकोनॉमी में देखेंगे। हमने अभी रिसेंट में कई बार डिस्कस किया कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो भारत के शेयर मार्केट में विदेशी निवेशक हैं जो पूंजी लगाते हैं, वो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से भारत में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, डॉलर के कंपेयर में रुपए की एक्सचेंज रेट गिर रही है, उन सबको देखते हुए भारत के शेयर बाजारों में यानी भारत की जो कंपनियों के शेयरों में उन्होंने अपने पैसा लगा रखा है उसको वहां से वो विड्रॉ कर रहे हैं, यूएस और सेफ मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस सब को लेके जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसके डेफिसिट, हमारा जनरली कैपिटल अकाउंट सरप्लस रहता है, लेकिन हो सकता है कि डेफिसिट ना हो। अभी 38 बिलियन डॉलर का अपन को आउटफ्लो हुआ है वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद में, जो चिंताजनक स्थिति है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे पीएम सर अभी जो नॉर्डिक कंट्रीज है, नीदरलैंड, स्वीडन, वहाँ पे गए हैं कि वो भारत में इन्वेस्ट करे और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ अट्रैक्टिव प्रपोजल्स दे सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए, इसमें लिखा है वर्कआउट म्यूजिक बूस्ट एंड्योरेंस। इसमें है कि जब आपकी हेल्थ की जो जनरली क्या होना चाहिए, एक हेल्दी पर्सन को प्रॉपर अमाउंट में हेल्दी रहने के लिए रोज 10,000 कदम चलने चाहिए या कोई 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम क्या उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इस स्टडी में यही है, ये फिनलैंड की यूनिवर्सिटी की स्टडी है जो बोलती है कि आप जब कोई फेवरेट गाना सुनते हो, काम करते हुए कोई म्यूजिक भी सुनते हो, तो वो आपकी सहन शक्ति को क्या कराता है, बढ़ा। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और उस दौरान आप म्यूजिक सुनते हो, तो इसमें म्यूजिक का इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि आपके वर्क के ऊपर या आपकी जो किसी चीज को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है उसके ऊपर म्यूजिक का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बारे में रिसर्च है कि म्यूजिक में हेल्प पीपल स्टे इन द पेन जोन लॉन्गर विदाउट इंक्रीजिंग परसिस्टेंस, यानी कि जब आप म्यूजिक के इन्फ्लुएंस में होते हो, संगीत सुनते हो, तो उस दौरान आप जो आपके लिए पेनफुल थिंग्स होती है उसमें भी लंबे पीरियड तक आप उसमें रह सकते हैं। दूसरा, कॉफी डेली लोअर डिमेंशिया रिस्क। ये पहले भी स्टडी आई है न्यूज़पेपर में कि जो कॉफी आप पीते हैं जनरली वो आपकी डिमेंशिया, हमने 1-2 दिन पहले अल्जाइमर्स के बारे में सुना था कि डिमेंशिया मतलब याददाश्त का खोना डिमेंशिया होता है।
याददाश्त चली जाती है, कॉग्निटिव पावर सोचने समझने की, उसको डिमेंशिया बोलते हैं। और जो पर्सन होता है, जो न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्जाइमर्स की वजह से जनरली डिमेंशिया होता है, तो उसमें याददाश्त में जो ये कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी की अगर आप डेली एक डोज लेते हैं, एक कॉफ़ी पीते हैं वन टाइम कभी भी आप दिन में, तो वो कॉफ़ी क्या करती है, आपकी डिमेंशिया जो बीमारी होने के चांसेस होती हैं उसको कम करती हैं। और इसमें कॉफ़ी में भी आपके जो नॉन कैफिनेटेड कॉफ़ी होती है, जो मार्केट में कॉफ़ी पीते हैं वो कैफिनेटेड कॉफ़ी होती है, एक नॉन कैफिनेटेड कॉफ़ी आती है, यानी कि जनरली चाय और कॉफ़ी में आपका जो एक स्टिमुलस होता है, जो आपको उत्तेजित करता है, वो कैफीन होता है। तो जनरली जो नॉन कैफिनेटेड कॉफ़ी होती है, जिस कॉफ़ी में कैफीन नहीं होता, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है आपकी मेमोरी बूस्ट करने में और डिमेंशिया की रिस्क को कम करने में, जो आपकी बुढ़ापे में या हाई एज में जो आपको भूलने की बीमारी होती है बुजुर्गों को, उसमें। इसके अलावा इसमें चिप्स लिंक टू हाई हार्ट अटैक, जो आप छोटे बच्चे चिप्स बहुत खाते हैं ज़्यादातर, तो वो जो चिप्स की वजह से है, हम इनिशियली खाते हैं उसमें काफ़ी ऑयली और नेचुरल गैसेज होते हैं, तो हार्ट डिजीट आपकी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, ओबेसिटी मोटापा हो सकता है, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। उसके अलावा दूसरी जो हार्ट से रिलेटेड वस्कुलर मूवमेंट से रिलेटेड कोई बीमारियां वो हो जाती हैं, तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, जो प्रोसेस फूड है उसका यूज़ कम से करना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, आपकी बेटर ग्लो के लिए, चेहरे पे ग्लो अच्छा होता है जनरली जो आप हेल्दी और नेचुरल खाना पका हुआ खाइए या अपनी खाने में सलाद इंक्लूड करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड एक एंटी एजिंग ब्रेक थ्रू, यानी कि आपकी उम्र की बढ़ने की रेट को स्लो करने का एक साइंटिस्ट ने भी डेवलप किया है ये, लेकिन ये माउंट सिनाई एक मेडिसिन है, ये लेकेन स्कूल ऑफ मेडिसिन है माउंट सिनाई में। यहाँ के लोगों ने एक डिस्कवर की है, एक स्टेम सेल थेरेपी है, वो डिस्कवर की है चूहे में, अभी तो चूहे के स्टेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो उन्होंने जो एजिंग है, एज बढ़ने की जो है जो रेट होती है उसको स्लो डाउन किया है। ये डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर नोन एज लाइसोसोम, आप जानते हैं ना लाइसोसोम जानते हैं, जैसे आपकी डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर नोन एज लाइसोसोम में मिला है चूहे के, और कि ये जो आपकी लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है जिससे आपकी जो पुरानी सेल्स होती हैं वो फिर से नहीं हो जाती हैं, और जिससे आपकी जो ब्लड जनरेशन और इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो आपको बीमारियों से बचाती हैं, उनके जनरेशन की उनको पैदा करने की रेट बढ़ जाती है, जिससे आपकी क्या होगा, जो ये एंटी एजिंग है यानी बूढ़े होने की रेट स्लो हो जाएगी, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। इसमें प्रोटीन को तोड़ता है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, जनरली फैट के होने, इन सब का है डिटेल में। और ये चाइनीज एक्सरसाइज है एक, जो आपकी बीपी को कम कर सकती है। इस एक्सरसाइज के बारे में जो भी ये मतलब और एजेड होते हैं थोड़े, और जो कम वर्कआउट करते हैं या बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है यानी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जनरली जो ब्लड प्रेशर होता है आपका जो स्पाइगोमेमोमीटर होता है उससे मेजर होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी लेवल होता है वो, जैसे 120-80 होता है, नॉर्मल माना जाता है 120 हाई। तो इसमें एक पुरानी चाइनीज एक्सरसाइज है जिसमें मूवमेंट होता है, कंट्रोल ब्रीथिंग होती है और मेडिटेशन होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। मेडिटेशन जैसे माइंडफुल मेडिटेशन होता है वो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है आपके स्ट्रेस को कम करने में, आपके डिप्रेशन थॉट्स को, आपकी माइंड में पॉजिटिव थॉट को इंट्रोड्यूस करने में, उन सब में आपका जो ये मेडिटेशन होता है, कंट्रोल ब्रीथिंग जिसमें अपन लंबी सांस लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, धीरे धीरे लंबी सांस लेते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, और नॉर्मल फिजिकल जो मूवमेंट होते हैं हल्के फुल्के, वो आपकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ट्रायल किया, तब ये देखा गया। इस प्रैक्टिस का नाम आपको बुदान जिन है, इसका नाम याद रखना है आपको। इस प्रैक्टिस का नाम क्या है? बुदान जिन। जो चाइनीज एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नाम है बुदान जिन, जो आपके ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कम करने में हेल्प करती है। इसमें और भी चीज़ें हैं, ब्रीदिंग है आपका, कंट्रोल ब्रीदिंग और मेडिटेशन, वो भी इंक्लूड किया गया, लेकिन चाइनीज एक्सरसाइज का नाम आप याद रखिएगा। अब कुछ ज़्यादातर सेल्फ मेडिकेटिंग विद पेन किलर्स कैन डैमेज किडनी। जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे आपको नॉर्मल सिर दर्द होता है, कहीं बदन दर्द होता है, तो विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के हम अपनी मर्जी से ही दवाइयाँ ले लेते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी मर्जी से दवाइयाँ लेंगे, अननेसेसरी लेंगे मेडिसिन, तो आपकी जो किडनी है, जो आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है, जो ब्लड में जो आपके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करती है, तो वो किडनी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना लें, विदाउट डॉक्टर की सलाह के ही किसी भी प्रकार की दवा का सेवन ना करें। डॉक्टर जब बोले, ये एक सीनर है, जेनिक सीनर, इटालियन ओपन जीत लिया इन्होंने अभी, और ये नोवाक जोकोविक के अलावा ऐसे दूसरे प्लेयर हैं जिन्हें चारों ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं, आपका यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, उन सब के नोवाक जोकोविक के अलावा इन्होंने जीते हैं। अभी ये मास्टर्स टूर्नामेंट्स होते हैं 10, सिंसिनाटी मास्टर्स है और दूसरे मास्टर अलग अलग कंट्री, ब्रिस्बेन मास्टर्स, ये सारे 10 टूर्नामेंट जीतने वाले जेनिक सिनर हैं नोवाक जोकोविक के बाद के। और ये अभी जो हमारा कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है आपका फ्रांस में, उसमें जो इंडियन मूवी है अम्मा अरियन, ये मलयालम फिल्म है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, भारत की फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया है भारत की ओर से। ऑफिशियल नॉमिनेशन अम्मा अरियन मूवी है, मलयालम फिल्म है, और मलयालम फिल्म के एक हीरो थे, ये मतलब जो राइट इसके थे वो जॉन इब्राहिम थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। उन्होंने बेसिकली थोड़ी माओइज्म सपोर्टेड मूवी है। तो आपको जितना अम्मा आर्यन है जो कांस फिल्म फेस्टिवल में अभी भारत की ओर से नॉमिनेशन है, ठीक है। तो आज हमने इन सब के बारे में देखा। अभी रिसेंट में जो है, मतलब कल ही एक केंद्र राजस्थान विधानसभा ने नया लोगो और उसका आदर्श वाक्य पारित जारी किया गया है, इसके बारे में अभी एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे आपके नॉलेज में। तो आप सब पढ़िए और आदत डालिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहली बार समझ में नहीं आ सकती। इनिशियल स्टेज में अपन क्या करते हैं, कोई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती, इसके लिए नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो उसको समझिए। थोड़ा नई चीज़ें समझने में पहले टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आप ये इंग्लिश से दूर डरिए मत, इंग्लिश को अपनाइए।